सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपना यूनिट 5 ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, जिसका चैप्टर का नाम है साइक्लो अल्केन्स। ठीक है, कौन सा चैप्टर बात करेंगे हम लोग? साइक्लो अल्केन, जिसका कि हम लोग वन शॉट कवर करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इस कंप्लीट वीडियो में जो भी आपके सिलेबस में मेंशन टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, और अगर मैं टॉपिक्स की बात कर लूँ तो टॉपिक्स आपका मेंशन है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, यानी कि हम लोग साइक्लो अल्केन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन बात करेंगे। देन थ्योरीज ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ साइक्लो अल्केन। आपकी साइक्लो अल्केन के ऊपर जितने भी रिलेटिव स्टेबिलिटी के ऊपर थ्योरीज दी गई हैं, आइदर वो बेयर स्ट्रेन थ्योरी हो, कोल्सन एंड मॉफिट्स थ्योरी हो, या सेसे मोहर थ्योरी हो, जिसे कि हम लोग थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग भी कहते हैं। तो ये बात करने वाले हम लोग, जैसा मैं टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, आप देख पा रहे होगे। और जो थर्ड टॉपिक है, इस पर बात करेंगे हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लो अल्केन। और स्पेसिफिकली बात करें तो केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लो अल्केन में हम लोग को केमिकल रिएक्शन पढ़ना है किसका? साइक्लोप्रोपेन का एंड साइक्लोब्यूटेन का। ठीक है, तो इन दोनों साइक्लोएल्केन का हम लोग को केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। बाकी ये इतने टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन, यानी कि साइक्लोएल्केन होता क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होगे कि लिखा है हाइड्रोकार्बन्स विथ, एक मिनट थोड़ा सा ब्लैक पेन ले लेता हूँ। ऑलराइट, हाइड्रोकार्बन्स विथ 3 और मोर कार्बन एटम इन अ रिंग आर कॉल्ड साइक्लोएल्केन्स। पहली बात तो साइक्लो अल्केन जितने भी होते हैं आपके, ये एक हाइड्रोकार्बन होते हैं। कोई भी आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मेजरली हाइड्रोकार्बन होता है, यानी हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है मिलके। ठीक है, और आपका ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कम से कम 3 कार्बन एटम या उससे मैक्सिमम से मिलके सर्कुलर फॉर्म में या कंबाइन रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे कि हम लोग साइक्लो अल्केन बोलते हैं। मतलब कि 3 कार्बन एटलीस्ट आपको चाहिए रिंग बनाने के लिए, तब हम लोग बोलते हैं कि ये एक साइक्लो अल्केन है, जिसका कि नाम है यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन। और इसका कॉमन नेमिंग बात करें तो ये आपका ट्राईमिथाइलिन, राइट। ऐसे ही मैं अगर 4 कार्बन का अगर मैं साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये हो जाएगा आपका, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन, जिसका कि कॉमन नेम है टेट्रामिथाइलिन। अब इसका कॉमन नेम मिथाइलिन क्यों हम लोग बोल रहे हैं? देखो, क्योंकि ये जो मैं बना रहा हूँ, देखो साइक्लोप्रोपेन, इसको हम लोग ओपन स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं कुछ, CH2 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 लाइक दैट। ठीक है, तो अब इसमें देखोगे मिथाइलिन जो होता है, इसका कॉमन नेम ट्राई मिथाइलिन क्यों है? क्योंकि मिथाइलिन मतलब होता है क्या? CH2। ठीक है, अब देखो कितने ग्रुप लगे हैं CH2 यहाँ पे, 1 2 3, 3 ग्रुप लगे हैं, इसलिए ट्राई मिथाइलिन। सिमिलरली यहाँ पे देखो साइक्लोब्यूटेन में ऐसे ये भी CH2 होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा मिथाइलिन। ठीक है, तो ये कॉमन नेम है, और IUPAC नेम आपका साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, ये सब है। तो ये तो हो गया आपका कि साइक्लोएल्केन का बेसिक डिफिनेशन कि होता क्या है ये। अब साइक्लोएल्केन को देखो हम लोग साइक्लो पैराफिन्स भी बोल सकते हैं, साइक्लो पैराफिन्स। अब आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में, यानी PUC फर्स्ट में, आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़े होगे कि अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं। तो अल्केन को अगर मैं पैराफिन बोल देता हूँ तो साइक्लो आगे फिर लगा दो, तो साइक्लो अल्केन को क्या बोल देंगे हम लोग? साइक्लो पैराफिन्स। ठीक है, और ये आपका एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड? एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंडर में आते हैं। क्योंकि अब हम लोग स्पेसिफिकली इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड नहीं बोल सकते, इसलिए क्योंकि एलिसाइक्लिक में आपका देखो एरोमेटिक को छोड़ के सभी आपकी रिंग जितनी भी साइक्लिक होती हैं, वो जितने भी रिंग स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली कार्बोसाइक्लिक, वो आपका एलिसाइक्लिक होता है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है कि एरोमेटिक तो ये आपका जैसे है साइक्लोहेक्सिन, ये भी आपका एलिसाइक्लिक में है, और ये साइक्लोहेक्सिन भी एलिसाइक्लिक में है। इसलिए हम लोग साइक्लोएल्केन को स्पेसिफिकली एलिसाइक्लिक नहीं बोल पाएंगे, उसके अंडर में आता है। ठीक है, उसके उस कैटेगरी के अंडर में आता है, राइट। सो यहाँ पे देखो लिखा है इफ सिंपल अनब्रांच अल्केन इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लो अल्केन। अगर कोई सिंपल अनब्रांच अल्केन है, अनब्रांच मतलब जिसमें कोई ब्रांचिंग ना हो, जैसा कि मान लो ये हो गया आपका 3 कार्बन का CH3, ये CH2 CH3, ये आपका प्रोपेन है। ठीक है, अगर इसको मुझे साइक्लो अल्केन में कन्वर्ट करना हुआ, देन 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ईच एंड ऑफ द चेन आर लॉस्ट। दोनों एंड से, यानी एक ये एंड हो गया, एक ये एंड हो गया, इन दोनों एंड से 2 हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन मतलब आप निकालोगे, और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। कैसे? देखो, ये आपका था CH3 को मैं ऐसे भी देखो स्ट्रक्चर को लिख सकता हूँ, CH2H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH3 CH2H, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ से मैं हाइड्रोजन निकालता हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन निकालता हूँ। ठीक है, यानी -H2 करता हूँ मैं। तो अब ये देखो CH2 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे भी ये CH2 हो गया, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे देखो कार्बन, क्योंकि टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, 4 वैलेंसी होती है इसकी, राइट। तो अब यहाँ पे इसके पास देखो 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है बॉन्ड, एक यहाँ से बॉन्ड सेटिस्फाई है यहाँ पे,
तो 3 हो गया। तो एक बॉन्ड इसको और बनाना है तो एक बॉन्ड ये अपने इस कार्बन से बना लेगा, क्योंकि यहीं से हाइड्रोजन, एक यहाँ से इस कार्बन से हाइड्रोजन निकला था और एक यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल अनब्रांच अल्केन से साइक्लोअल्केन बनाने का तरीका। तो जैसे एग्जाम्पल मैं बात करूँ साइक्लोअल्केन का, अगर जनरल फार्मूला क्या है, तो जनरल फार्मूला आपका CnH2n होता है। क्यों? क्योंकि साइक्लो अल्केन है। देखो साइक्लो अल्केन, अल्केन का जनरल फार्मूला आपको पता होता है CnH2n+2 होता है। तो अब क्योंकि मैं आपको बताया कि इसके डेफिनेशन में भी कि ये -2 हाइड्रोजन इसमें होता है साइक्लो अल्केन में, 2 हाइड्रोजन फ्रॉम बोथ एंड अगर हम लोग निकाल देते हैं अल्केन में से तो वो होता है साइक्लो अल्केन। तो 2 हाइड्रोजन निकालोगे तो -2 यहाँ पे कर देंगे हम लोग हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन तो यही है, यहाँ पे -2 कर दिया मैं, तो CnH2n और ये +2 -2 0 हो गया। तो यही तो फॉर्मूला बना CnH2n। और इसमें अगर n मैं अगर यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो C3H6 बनता है, जो कि आपका होता है साइक्लोप्रोपेन। काउंट कर लो, 3 कार्बन है यहाँ पे और 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन है, राइट। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n, यानी ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन इसमें हाइड्रोजन होते हैं। अब ये देखो हो गया जैसे साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला C3H6, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया ट्रायंगुलर शेप, और C4H8 साइक्लोब्यूटेन ये हो गया आपका ऐसा, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं, देखो ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा। अब बात करते हैं स्टेबिलिटीज ऑफ द साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब देखो स्टेबिलिटी हम लोग दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो आपका प्रैक्टिकली बता सकते हैं। प्रैक्टिकली मतलब क्या कि जो हम लोग लैब में परफॉर्म करके बता पाएँ कि अच्छा कौन सा साइक्लोअल्केन, यानी कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, कुछ भी है, कितना वो स्टेबल है एक दूसरे से, राइट। देखो होता क्या है कि हम लोग कभी भी डायरेक्ट किसी की स्टेबिलिटी नहीं बता पाते हैं, हमेशा आप उसको रिलेट करके बताते हो, हमेशा कंपेयर करके बताते हो। इसीलिए हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। उसीलिए जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं वो रिलेटिव स्टेबिलिटी को बताती है, ना कि एक्यूरेट स्टेबिलिटी को, राइट। तो देखो प्रैक्टिकली हम लोग डिटरमाइन करते हैं उनको लैब में करके कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में कौन कौन, इन दोनों में कौन सी तेज रिएक्शन देती हैं, कितना फास्ट रिएक्शन कौन देता है, कितना हीट ऑफ कम्बस्टन किसका है। तो इससे हम लोग पता कर पाते हैं कि जो ज़्यादा तेज रिएक्शन देगा वो कम स्टेबल होगा, राइट। तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिकल मेथड से पता कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो आपका साइंटिफिकली होता है, यानी कि ये बेस्ड ऑन द थ्योरीज होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिफिक थ्योरीज दी गई थी आपका, कि लाइक हम लोग पढ़ेंगे बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, फिर कोल्सन एंड मॉफिट थ्योरी। तो ये सब जो साइंटिस्ट जितने भी थ्योरी देते हैं वो तरीका हो गया आपको स्टेबिलिटी को बताने का। तो ये दोनों थ्योरी में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिकली, यानी कि जो एक्चुअल, जो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एक्चुअल रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ साइक्लोअल्केन की, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे, ठीक है। देखो जितनी भी ये थ्योरीज दी गई हैं वो हम लोग को साइक्लोअल्केन का रिलेटिव स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए दी गई हैं। अब कैसे हम लोग फाइंड आउट, मतलब कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन का ये सिंपल सा मतलब है कि आपको बताने कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन में आपको कंपेयर करना है उनका ऑर्डर कि कौन किससे कितना स्टेबल है। जैसे कि साइक्लोहेक्सेन आपका साइक्लोपेंटेन से ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये हम लोग कैसे बता पाएँ। तो ये जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो हम लोग इन डिफरेंट डिफरेंट आइदर प्रैक्टिकल थ्योरी हो या साइंटिफिक थ्योरी हो उसके बेसिस पे हम लोग बताते हैं, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली, यानी कि जो लैब वगैरह में हम लोग पता कर पाते हैं परफॉर्म्ड इन लैब। तो प्रैक्टिकली में देखो दो तरीका पता करने का, एक है हीट ऑफ कंबस्टन और दूसरा है हाइड्रोजनेशन। अब हीट ऑफ कंबस्टन क्या होता है बात करते हैं, ए वाला पॉइंट देखो, हीट ऑफ कंबस्टन यानी कि द क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व ऑन द बर्निंग ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड इन द एक्सेस एयर। सबसे देखो पहली बात, हीट ऑफ कंबस्टन छोड़ो, आप ये पहले मुझे बताओ कि कंबस्टन क्या होता है। कंबस्टन तो सबको पता होता है कि एक्सेस एयर में 1 मोल कंपाउंड को बर्न करना ही कंबस्टन कहलाता है, राइट। एक्सेस एयर में 1 मोल ऑफ कंपाउंड को हम लोग जो बर्न करते हैं उसे कंबस्टन बोलते हैं। अब हीट ऑफ कंबस्टन क्या होता है कि कंबस्टन में जितनी हीट रिलीज हो उसे बोलते हैं हीट ऑफ कंबस्टन, यानी कि द क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व, कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट रिलीज हो रही है ऑन बर्निंग, जलाने पे आपको 1 मोल ऑफ कंपाउंड इन द एक्सेस एयर, यानी कि एक्सेस O2 के प्रेजेंस में 1 मोल ऑफ कंपाउंड को बर्न करने में कितनी एक्सेस हीट या कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, कितनी क्वांटिटी में इवॉल्व हो रही है, उसे बोलते हैं हीट ऑफ कंबस्टन। और यहाँ पे देखो कि लिखा है ऑल साइक्लोअल्केन डू नॉट प्रोसेस द सेम डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। कॉमन सी बात है, सभी जितने भी साइक्लोअल्केन हैं लाइक साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, देन साइक्लोहेक्सेन, सबकी स्टेबिलिटी बराबर नहीं होती। अगर बराबर होती तो रिलेटिव स्टेबिलिटी में फाइंड आउट क्यों करते हैं, डिफरेंट थ्योरीज क्यों दी जाती हैं। मतलब कि ये बात है कि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो एक दूसरे के कंपेयर में कम ज़्यादा है, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो पे लिखा है कि ऑल साइक्लोअल्केन डू नॉट पोसेस द सेम डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी एज इट डिपेंड अपॉन द हीट ऑफ कंबस्टन, क्योंकि उनका हीट ऑफ कंबस्टन अलग होता है या तो उनका हाइड्रोजनेशन अलग होता है, ठीक है। तो अब हीट ऑफ कंबस्टन और स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन कैसे रिलेट करते हैं ये बात करते हैं। तो जो आपका यहाँ पे देखो लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है हीट ऑफ कंबस्टन के, राइट। यानी कि किसी भी कंपाउंड में जितना हीट ऑफ कंबस्टन होगा, जितना वो हीट रिलीज करेगा बर्न होने पे,
उतना वो कम स्टेबल होगा। कॉमन सी बात है कि अगर कोई कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है तो वो आपका हीट ऑफ कम्बस्शन कम देगा, वो कम हीट रिलीज़ करेगा, क्योंकि वो अपना बॉन्ड्स को जल्दी ब्रेक नहीं करना चाहेगा। और जो आपका मोर रिएक्टिव होते हैं जितने भी कंपाउंड या जो लेस स्टेबल होते हैं, वो अपने बॉन्ड को जल्दी ईजिली ब्रेक करना चाहते हैं। तो जितना ईजिली ब्रेक कर पाते हैं उतना ज़्यादा हीट ऑफ कम्बस्शन रिलीज होता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। यानी कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन की बात करें, अगर हीट ऑफ कम्बस्शन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। सिमिलरली अगर हीट ऑफ कम्बस्शन अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हायर द हीट ऑफ कम्बस्शन, जितना हीट ऑफ कम्बस्शन ज़्यादा उतनी लेस स्टेबल इज द साइक्लोअल्केन, उतना जो साइक्लोअल्केन होगा वो लेस स्टेबल होगा। अब बात करें हम लोग कुछ वैल्यू की, यानी कि जो डिटरमाइंड प्रैक्टिकली वैल्यूड हैं ऑफ डिफरेंट साइक्लोअल्केन्स, उनका हीट ऑफ कम्बस्शन की जो वैल्यू वो बात करें हम लोग कंपेयर करने के लिए। तो साइक्लोअल्केन जैसे अगर साइक्लोप्रोपेन की बात करूँ तो इसका जो हीट ऑफ कम्बस्शन है पर CH2 ग्रुप वो आपका 697.05 किलो जूल पर मोल है पर CH2 ग्रुप, राइट। सिमिलरली साइक्लोब्यूटेन का देखो यहाँ पे 685.7 है। देन साइक्लोपेंटेन का आपका यहाँ पे देख पा रहे होगे 664.0 किलो जूल पर मोल, और साइक्लोहेक्सेन का 658.6। तो अब यहाँ से आपको क्योंकि पता है हीट ऑफ कम्बस्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शन है आपका स्टेबिलिटी के, तो यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा हीट ऑफ कम्बस्शन होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो यहाँ इस वैल्यू में आप हीट ऑफ कम्बस्शन देखो सबसे ज़्यादा किसका है, आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा 697 है और 658 सबसे कम है। यानी कि 697 आपका साइक्लोप्रोपेन है। तो साइक्लोप्रोपेन जो है, साइक्लोप्रोपेन की हीट ऑफ कम्बस्शन, साइक्लोप्रोपेन की हीट ऑफ कम्बस्शन सबसे ज़्यादा है, यानी कि स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ये प्रैक्टिकली डिटरमाइंड है ये सब चीज़ें। ठीक है, यहाँ से आप रिलेशन देख पा रहे होगे क्या रिलेशन है दोनों में। ऐसे ही सिमिलरली फिर इसकी सबसे ज़्यादा है, फिर इसकी, यानी कि अगर मैं ऑर्डर वाइज बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आपका जो स्टेबल है, या तो बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबल है, वो आपका ऑर्डर ये हो जाएगा, सबसे अनस्टेबल ऑर्डर ये हो गया। ऑर्डर ऑफ किसका, ऑर्डर ऑफ अनस्टेबिलिटी का ऑर्डर है। जबकि स्टेबिलिटी की बात करूँ तो उसका रिवर्स हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे कम इसका हीट ऑफ कम्बस्शन है, और जितना कम हीट ऑफ कम्बस्शन उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, राइट। अब दूसरा जो पॉइंट था वो हो गया आपका हाइड्रोजनेशन। पहला हीट ऑफ कम्बस्शन, दूसरा हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट था ये हमारा प्रैक्टिकली में, दूसरा हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करूँ, बात क्या करूँ, हाइड्रोजनेशन ही मतलब होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी कंपाउंड में अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं वो हाइड्रोजनेशन वहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द ईज विथ विच द साइक्लोअल्केन रिंग ओपन अप। यानी कि हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं उनके बेसिस पे कि कितने ईजिली वो अपने जो रिंग को ओपन कर देते हैं, कितने ईजिली वो ब्रेक हो जाते हैं रिंग। वो वाली जो रिंग है उनकी साइक्लोअल्केन, कॉमन सी बात है रिंग कंपाउंड होते हैं, तो वो रिंग कितना ईजिली ब्रेक हो जाता है या कितना ईजिली ओपन हो जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं, उसके हिसाब से भी हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं अपनी स्टेबिलिटी को साइक्लोअल्केन की। ठीक है, तो जैसे लेसर द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन मोर इजली द रिंग ओपनिंग अकर। अगर मान लो ये रिंग है, इसमें मुझे मान लो रिएक्शन कराना है H2 से, राइट। H2 यानी एडिशन ऑफ H2 मैं कर रहा हूँ, यानी कि हाइड्रोजनेशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन में अगर मैं H2 का एडिशन कर रहा हूँ, तो अगर ये मान लो रिंग अगर स्टेबल होगी, स्ट्रॉन्ग रिंग होगी, तो ये आपका जो ब्रेक नहीं कर पाएगा इस बॉन्ड को, ये जो हाइड्रोजन है बेसिकली वो ब्रेक करके ऐड नहीं हो पाएगा कोई भी कैटलिस्ट यूज करोगे तुम। अब वो अलग बात है कि कितना भी टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा के आप इंक्रीज करके आप बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हो, लेकिन अगर बहुत स्टेबल होता तो आपका ये रिंग ओपन नहीं होता, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, क्योंकि अपने इस रिंग को ये मेंटेन करने की कोशिश पूरा करता है। ठीक है, तो क्योंकि अब ये रिंग जो है आपका वो अनस्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है, इसलिए ये ईजिली बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे H एडिशन हो जाता है और ये CH3 CH2 CH3 फॉर्म कर लेता है, जिससे कि हम लोग नॉर्मल प्रोपेन बोलते हैं। ठीक है, या प्रोपेन बोलते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जितना जल्दी जो आपका रिंग है वो ओपन हो जाएगा, या जितना जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे उतना वो लीस्ट स्टेबल साइक्लोअल्केन होता है। ठीक है, होप करता हूँ कि आपको कुछ पॉइंट समझ में आ रही होगी। तो साइक्लोअल्केन में अगर मैं H2 हाइड्रोजन का एडिशन करके देखता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, क्योंकि हाइड्रोजनेशन में अगर आपका निकल पैलेडियम प्लेटिनम वगैरह कैटलिस्ट के अंडर ही होता है, तो निकल और 80 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो आपका प्रोपेन फॉर्म होता है। जैसा कि मैं आपको बताया, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ देखो CH2 था, यहाँ पे भी CH2 होता है, यहाँ पे भी CH2 होता है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और एक H मिल गया CH3 हो गया, तो CH3 CH2 CH3 वही चीज़ बना है, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बन गया। तो 80 डिग्री देने पे, 80 डिग्री सेल्सियस देने पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। जबकि साइक्लोब्यूटेन में बात करूँ तो निकिल के प्रेजेंस में ही अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन कराएंगे 200 डिग्री सेल्सियस देना पड़ रहा है आपको टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा है, यानी कि बॉन्ड ब्रेक होने में समय लग रहा है।
यानी कि ईजिली बॉन्ड नहीं ब्रेक हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि साइक्लोप्रोपेन इज लीस्ट स्टेबल देन साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि कम टेम्परेचर पर ही अगर बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है मतलब कि लीस्ट स्टेबल वो रिंग है, राइट। तो ऐसे ही अगर मैं साइक्लोपेंटेन की बात करूँ तो इसमें आपको 300 डिग्री देना पड़ेगा, यानी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा के आपको उसका बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, उस रिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। तो जो कंपाउंड, जो साइक्लोएल्केन अपनी रिंग को बचा के रखता है, यानी कि बना के उनका शेप रखता है, बेसिकली रिंग को बनाए रखता है, उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसीलिए अपने जल्दी बॉन्ड नहीं ब्रेक करना चाहेगा। इसीलिए अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूँ हाइड्रोजनेशन के अकॉर्डिंग भी, तो साइक्लोप्रोपेन इज लीस्ट स्टेबल, देन साइक्लोब्यूटेन, देन साइक्लोपेंटेन, सिमिलरली फॉर साइक्लोहेक्सेन, राइट। तो ये हो गया आपका बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकली या लैब पे हम लोग परफॉर्म करके ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये समझ में आया कि जो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन की वो लिस्ट अमंग ऑल अबव, सभी साइक्लोएल्केन की बात किया जाए तो जो आपका साइक्लोप्रोपेन है, जो ये जो 3 कार्बन एटम का ये जो रिंग कंपाउंड है बेसिकली, वो आपका बहुत कम स्टेबल है, सबसे स्टेबल कम है, ठीक है, लीस्ट स्टेबल है। और स्टेबिलिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ द रिंग, जैसे आप देख रहे हो साइज रिंग का बढ़ रहा है, साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन, साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन, साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन, जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है आपका जो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग है वो भी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। देन स्टेबिलिटी ऑर्डर अप टू 6 मेंबर साइक्लोएल्केन, हम लोग प्रैक्टिकली ये डिटरमाइन कर पाएँ कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है 6 कार्बन तक की साइक्लोएल्केन की, उसमें साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल इन कंपेयर टू साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन, और सबसे लीस्ट स्टेबल साइक्लोप्रोपेन होता है, ठीक है। यानी कि स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा, ठीक है। ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा प्रैक्टिकली। अब हम लोग साइंटिफिकली थ्योरी बात करते हैं। देखो प्रैक्टिकली थ्योरी कभी भी गलत नहीं हो सकती है। साइंटिफिकली थ्योरी क्या हुआ कि कोई अपना एजम्पशन दिया, कोई अपना एजम्पन्स दिया, कोई अपना हाइपोथेटिकल दिया, कोई अपना पोस्टुलेट दिया, तो वो थ्योरीज गलत हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल जो आप परफॉर्म कर रहे हो लैब में वो कैसे गलत होगा, ठीक है। तो साइंटिफिकली डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट जो अब हम लोग बात करते हैं जो थ्योरीज दी हैं अपने, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, एक मिनट, ये देखो हम लोग बात किए थे यहाँ पे कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन में हम लोग पहली बात तो रिलेटिव स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन में हम लोग 2 थ्योरी देखेंगे, प्रैक्टिकली साइंटिफिकली। प्रैक्टिकली में हम लोग आपका ये दोनों देख चुके हैं, हीट ऑफ कम्बस्चन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनेशन बोल लो। और साइंटिफिक थ्योरी में अब हम लोग बात करने वाले हैं जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू के द्वारा के मीडियम दी गई थी थ्योरी, ठीक है। तो साइंटिफिकली में 3 थ्योरीज हैं आपके सिलेबस में भी, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, कोल्सन एंड मॉफिट थ्योरी, इसे हम लोग कोल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी या बनाना बॉन्ड थ्योरी या तो फिर बेंट बॉन्ड बोलते हैं। देन सी आपका है सैसे मोहर्स थ्योरी, जिसे कि हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपना पहला जो थ्योरी है, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। कुछ है नहीं यार, किसी भी थ्योरी में कुछ नहीं है, बस सिंपल से जो बोल रहा हूँ उसको समझते चलो, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि तीनों थ्योरीज में क्या डिफरेंस है और क्या क्या इसमें बात बोली गई थी। कॉमन सी बात है, पहली जो थ्योरी है बेयर स्ट्रेन थ्योरी, उसमें कुछ लिमिटेशंस रही होगी, कुछ फेल किया गया होगा, कुछ नहीं वो बता पाए होंगे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स, इसीलिए फर्दर थ्योरीज नेक्स्ट आती रहती हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अपना पहला जो है थ्योरी, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। कॉमन सी बात है, बेयर जो है ये एक साइंटिस्ट हैं जिनका पूरा नाम है एडोल्फ वॉन बेयर, जो कि 1885 में आपको ये थ्योरी बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी दिए थे। नाम से पता चल रहा है स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं क्या होता है ये। तो इनको इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1905 में, ठीक है। तो अब बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी का क्या मतलब है कि इस थ्योरी का जो मेन एम ऑफ थ्योरी था टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रिंग। कॉमन सी बात मैं आपको बताया शुरू से ही कि हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी जितनी भी थ्योरीज थी वो आपकी रिलेटिव स्टेबिलिटी के ऑर्डर को ही बता रही थी, ठीक है। तो यानी ये भी यही बताना चाह रहे थे कि अगर ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन की रिंग, ये 4 कार्बन की रिंग है, ये 5 कार्बन की रिंग है, ये 6 कार्बन की रिंग है, तो कौन कितना स्टेबल है, कौन एक दूसरे के कंपेयर में कौन कितना स्टेबल है, ठीक है। ये थ्योरी ये डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, यही इसका मेन एम था। अब इनका हम लोग पढ़ते हैं, इनका जो पॉइंट है क्या थ्योरी पे क्या दिया गया था कि स्मॉल एंड लार्ज रिंग आर अनस्टेबल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, क्योंकि थ्योरी का नाम है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, यानी कि स्ट्रेन की बात की जा रही है। अब स्ट्रेन को हम लोग यहाँ पे पूरा नाम है उसका एंगल स्ट्रेन। तो अब एंगल स्ट्रेन क्या होता है सबसे पहले वो जान लेते हैं। देखो थ्योरी में है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, बेयर आपके साइंटिस्ट थ्योरी दिए थे जिसका नाम था स्ट्रेन थ्योरी, और स्ट्रेन थ्योरी नाम से पता चल रहा है स्ट्रेन पे ये थ्योरी बेस्ड है, यानी कि एंगल स्ट्रेन पे। तो एंगल स्ट्रेन क्या होता है वो जान लेते हैं कि स्ट्रेन अ मॉलिक्यूल गोज थ्रू व्हेन बॉन्ड एंगल आर फोर्स्ड टू डेविएट फ्रॉम 109 डिग्री 28 मिनट टेट्राहेड्रल वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है, देखो कॉमन सी बात है, अगर मैं ये बात करूँ CH2 CH2 CH2, ये ऐसा हो गया साइक्लोप्रोपेन, और अगर मैं नॉर्मल प्रोपेन बनाता हूँ बस CH2 CH3,
तो अगर मैं आपसे इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछता हूँ इस कार्बन का, तो आप क्या बताओगे मुझे? हाइब्रिडाइजेशन इसका बताओगे आप कि इसमें क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ोगे 11-12 में, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। सिमिलरली इसमें भी देखोगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ईच कार्बन का है इसमें। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मैं मतलब पूछूंगा आपसे कि होता क्या है, तो आप मुझे क्या बताओगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है कि इसका जो शेप होगा वो होगा क्या? टेट्राहेड्रल। कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। और मैं पूछूंगा बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो आप बताओगे कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड का एंगल होगा बेसिकली वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। अब ये कैसे होता है? क्योंकि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है और टेट्राहेड्रल आपकी ज्योमेट्री होती है। सिमिलरली अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ट्रायंगुलर प्लेनर होता शेप, या उसकी ज्योमेट्री बोलो, और आपका जो एंगल होता है बॉन्ड एंगल वो हो जाता है 120 डिग्री, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। आइदर आपका नॉर्मल प्रोपेन में देखें या साइक्लोप्रोपेन में भी देख लो, ये 2 बॉन्ड यहाँ पे और 2 बॉन्ड यहाँ पे, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी है। 2 बॉन्ड कार्बन एक दूसरे से बनाया और 2 हाइड्रोजन बनाए, तो 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 109 डिग्री 28 मिनट बन रहा है बॉन्ड एंगल। तो एक बात बताओ, एक कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर है कंपाउंड का 3 कार्बन का, और एक ऐसा स्ट्रक्चर है 3 कार्बन का, यहाँ पे भी 109 डिग्री है इन दोनों कार्बन के बीच में, यहाँ पे भी इन दोनों कार्बन के बीच में। अगर मैं बात करूँ इन दोनों के बीच में तो 109 डिग्री है, ये 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये ऐसे कैसे हो गया? लेकिन जैसा आपको पता है, ये जो आपका साइक्लोप्रोपेन है वो आपका एक ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसा देखो एक ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है आपको, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के समान है, तो इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो 60 डिग्री होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में 109 डिग्री 28 मिनट बताया जा रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें एक स्ट्रेन पड़ रहा है, मतलब कि 109 डिग्री अगर मान लो यहाँ स्क्रीन पे देखो, अगर ऐसा एंगल है तो इसको हम लोग को यहाँ पे 109 डिग्री मान लो अगर है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर ऐसा ये थ्योरी बता रही बेयरस्टेन थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये 60 डिग्री है रियल स्ट्रक्चर इसका, तो 109 डिग्री से ये 60 डिग्री में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो दोनों आप समझो जो दोनों लाइन्स थी बेसिकली, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस थी, पहले उनके बीच में गैप इतना था, लेकिन अब उनके बीच में गैप इतना हो गया, यानी कि जो इतना डिफरेंस था वो इतना हो गया, यानी कि उन पर एक स्ट्रेन पड़ रहा है, राइट। यानी कि उनमें एक प्रेशर पड़ रहा है, स्ट्रेन मतलब होता है प्रेशर, एक तनाव पड़ रहा है उस रिंग में, जो कि हमेशा ब्रेक होने के लिए, हमेशा ओपन होने के लिए, हमेशा बोल सकते हैं हम लोग, हमेशा मतलब इंथुजियास्टिक रहेंगी टाइप, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक स्ट्रेन पड़ रहा है, एक तनाव पड़ रहा है। कहाँ 109 डिग्री होना चाहिए, कहाँ 60 डिग्री तुम एंगल कर दोगे, तो कॉमन सी बात है स्ट्रेन एक तनाव रिंग के ऊपर पड़ने वाला है, इसीलिए वो अनस्टेबल होती हैं, इसीलिए वो अपने डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस देती हैं और अपने रिंग को ओपन करना चाहती हैं, राइट। तो यही ये थ्योरी बताती है कि इस 109 डिग्री 28 मिनट जो आपका टेट्राहेड्रल के वजह से जो बॉन्ड एंगल होता है उससे कितना डेविएट कर रहा है, कितना इसका जो एक्चुअल एंगल 60 डिग्री है, कितना हर अलग अलग रिंग के केस में जो एक्चुअल एंगल है उससे कितना वो डिफरेंस कर रहा है, कितना वेरी कर रहा है, ठीक है, कितना उनके बीच में डिफरेंस है, वो उसके अकॉर्डिंग उसके उनमें स्ट्रेन पड़ता है उस रिंग में, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी स्टेबिलिटी बताते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के ये मतलब था। थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो और एक्यूरेट आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे देखो पॉइंट्स आपको क्लियर ही होते जाएंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है डिजायर्ड एंगल, यहाँ पे लिखा है एक्चुअल एंगल, और यहाँ लिखा है एंगल स्ट्रेन, ठीक है। तो पहला कंपाउंड बात करें 3 कार्बन का जो आपका साइक्लिक कंपाउंड है उसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन क्योंकि सब आपका ये जितने भी साइक्लो अल्केन वगैरह हैं सब आपके sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है यार, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण सबका जो डिजायर्ड एंगल होना चाहिए, जो एंगल होना चाहिए था वो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल एंगल की बात करें साइक्लोप्रोपेन में ये 60 डिग्री पाया जा रहा है, साइक्लोब्यूटेन में 90 डिग्री। बेयर के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, बेयर सर के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि उनका एक्चुअल एंगल ये होना चाहिए, ठीक है। ऐसे साइक्लोपेंटेन में बता रहे हैं कि 108 डिग्री होना चाहिए, और साइक्लोहेक्सेन में 120 डिग्री होना चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग जो एंगल स्ट्रेन आ रहा है सभी साइक्लो एल्केन्स में वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉमन सी बात है, वो बोलें कि कितना डेविएशन हो रहा है, कितना डिफरेंस है डिजायर्ड एंगल में और एक्चुअल एंगल में। तो डिजायर्ड एंगल 109 डिग्री था, 109 डिग्री 28 मिनट बोल लो, तो एक्चुअल एंगल 60 डिग्री है, तो जो एंगल स्ट्रेन निकालने का तरीका क्या है कि 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, और कितना है एक्चुअल में 60 डिग्री, तो माइनस कर दो, तो ये हो गया आपका 49 डिग्री 28 मिनट, राइट। तो ऐसे हम लोग इसमें एंगल स्ट्रेन फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना एंगल स्ट्रेन है साइक्लोप्रोपेन में। सिमिलरली साइक्लोब्यूटेन में फाइंड आउट कर सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट में से 90 डिग्री को माइनस करोगे 19 डिग्री 28 मिनट आता है। सिमिलरली इस कंडीशन में आपका 1 डिग्री 28 मिनट और 6 में आपका 11 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही होगी अगर आप ध्यान से देख रहे हैं।
कि अगर किसी रिंग में मुझे बताओ जितना कम एंगल स्ट्रेन होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये तो कॉमन सी बात है यार, और यही बेयर सर भी बोले थे कि जितना कम एंगल स्ट्रेन यानी जितना कम तनाव होगा उस रिंग पे वो उतना स्टेबल होगी, उतना ईजिली ब्रेक नहीं होगी, उतना ईजिली फॉर्म उतनी अपने स्ट्रक्चर को बनाए रखेगी। ठीक है, तो एंगल स्ट्रेन सबसे कम किस में देखोगे? एंगल स्ट्रेन 1 डिग्री 28 मिनट सबसे कम पाया जा रहा है यार साइक्लोपेंटेन में। अब ये क्या हो गया? प्रैक्टिकली थ्योरी हम लोग देखें, अगर प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग लैब वगैरह में परफॉर्म करके हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन से, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल साइक्लोहेक्सेन था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल साइक्लोपेंटेन है। तो अब कॉमन सी बात है, प्रैक्टिकल वाली बात सही है, यहाँ पे इनकी बात गलत है। तो क्यों गलत है वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। और आपको अब माइंड में आ रहा होगा कि लिमिटेशन में एक ये पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो करेक्ट ऑर्डर है वो मिसिंग था इनका, यानी कि ये साइक्लोपेंटेन ये बोलें कि ज़्यादा स्टेबल है साइक्लोहेक्सेन से, जबकि साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, राइट। तो ये आपको दिख रहा होगा क्योंकि सबसे कम एंगल स्ट्रेंथ था उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी इनके अकॉर्डिंग। हालांकि ऐसा था नहीं, आपका साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल था। ठीक है, तो अब आपको ये भी लग रहा होगा कि एंगल स्ट्रेन ये जो हम लोग निकाल रहे हैं वो एंगल स्ट्रेन निकालें कैसे? माइनस तो कर ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका ये जो एक्चुअल एंगल है उसको भी कैसे फाइंड आउट करो? एक्चुअल एंगल बोलो या इंटरनल बॉन्ड एंगल बोल दो। इंटरनल बॉन्ड एंगल जो 60 डिग्री जैसे बता रहे थे साइक्लोप्रोपेन में, तो ये 60 डिग्री कैसे उनको पता चला? मान लो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी एंगल 60 डिग्री होता है, टोटल 180 डिग्री होता है। अब मैं आपसे पूछूँ, अगर ये है ऐसा साइक्लोहेक्सेन, इसमें कैसे आप डिग्री बताओगे? मान लो इसमें बता दिए 120 डिग्री, बहुत तेज हो गए आप। तो अगर मैं पूछूँ आपसे कि इसमें कितना डिग्री रहा होगा, तो कैसे बताओगे कि ये 108 डिग्री है सब इसमें? तो उसके लिए आप कैसे इंटरनल बॉन्ड एंगल इसको हम लोग बोलते हैं, कैसे फाइंड आउट करोगे वो अभी मैं बात करता हूँ। और ये एंगल स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, एंगल स्ट्रेन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि हाफ ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट, यानी कि इतना होना चाहिए था। तो ये आपका डिजायर्ड वैल्यू था, माइनस बॉन्ड एंगल जो कर दिए, जो आपका एक्चुअल एंगल था उसको माइनस कर दिए, ठीक है। तो ये इतना कर दिए, इसका जो पहले कर रहे थे आप माइनस, वही चीज़ है यहाँ पे भी देखो, जो आप माइनस कर रहे थे इन दोनों को, हाईलाइट करता हूँ देखो, इन दोनों को जो माइनस कर रहे थे एक दूसरे से और ये आपको मिल रहा था वही चीज़ है, बस यहाँ पे हाफ क्यों किया गया है वो देखो। यहाँ पे ये 1/2 क्यों किया गया है? तो फॉर साइक्लो प्रोपेन पहले समझ लो कि जो बॉन्ड एंगल होता है प्लेनर एंगल का वो 60 डिग्री होता है। तो एंगल स्ट्रेन हाफ ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट मैंने 60 डिग्री करोगे तो हाफ ऑफ इसको माइनस करने पे 49 डिग्री 28 मिनट आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे भी ये देखो आया था, राइट। तो अब इसको मैं हाफ करता हूँ, तो हाफ करने का देखो तरीका क्या है। 49 डिग्री है, ये 28 मिनट है, इसको हाफ करोगे तो इसको जब कट करोगे तो 2 2 जा 4 होता है, 2 4 जा 8 होता है, राइट। यहाँ पे 8 हुआ, यानी कि 1 बचा है ना, 9 था, 8 हम लोग ले गए हैं तो 1 रिमाइंडर बचा है। तो ये जो 1 है वो डिग्री में है, राइट, और यहाँ पे ये मिनट में है, आप इसको कैरी नहीं दे सकते हो यहाँ पे। तो क्योंकि अब कैरी देना ही है हमको, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है। तो इस 28 मिनट में आप 1 नहीं जोड़ोगे, आप 60 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री में होता है तो आप 60 ऐड करोगे, तो 60 + 28 करोगे तो ये 8 हो जाता है, और 6 2 8 हो जाता है, तो 88 मिनट हो गया। तो बाई फिर ये 2 कर रहे थे, तो बाई 2 करोगे तो 2 4 जाए 44 मिनट ये हो रहा है, यानी 24 डिग्री 44 मिनट आपका ये आता है आपका क्या, एंगल स्ट्रेन। अब बात आई कि 49 डिग्री 28 मिनट को हम लोग हाफ क्यों किए, ये फॉर्मूले में हाफ क्यों है? तो ये बात को यहाँ पे समझो, देखो नॉर्मल आपका ऐसा अगर साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, इसका बताया जा रहा है कि 60 डिग्री है, तो मान लो अगर ये टोटल एंगल यहाँ से उनके अकॉर्डिंग वो बोल रहे थे कि 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, टोटल 109 डिग्री 28 मिनट है लेकिन 60 डिग्री, तो ये जो दोनों स्पेस है यहाँ पे ये इतना, ये इतना, तो इन दोनों के लिए ये आप टोटल हम लोग बता दिए। ये देखो 109 डिग्री 28 मिनट में से इसको माइनस किए तो ये आपको दोनों वैल्यू आ गई। कौन कौन सी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू भी आ गई और ये वाली भी वैल्यू आ गई माइनस करने पे, तो ये दो वैल्यू आ गई, और दोनों को अगर मैं हाफ कर दूँ तो एक साइड की मुझे वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हाफ किया गया, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको हाफ कर दिया तो 24 डिग्री 44 मिनट आ गया, और डबल कर दोगे तो आपको टोटल ये मिल जाएगा इतना, ठीक है। और बात करते हैं कि इंटरनल बॉन्ड एंगल जो मैं बताया कि 108 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, जो इसमें 60 डिग्री है वो कैसे बोला गया कि ये 60 डिग्री है, तो उसका फॉर्मूला क्या है कि इंटरनल बॉन्ड एंगल आई बी ए बोलो इसको, इक्वल टू 180 इंटू n-2 अपॉन n। अब यहाँ पे n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ कार्बन, उस रिंग में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं। जैसे मैं बात करूँ साइक्लोप्रोपेन में तो 1 2 3 3 कार्बन है इसमें, राइट। तो इसमें फॉर्मूला में मैं रखता हूँ, यहाँ पे देखो 180 इंटू 3-2/3, तो ये हो गया 180 इंटू 3-2 करोगे 1/3 करोगे तो 3 × 80 यानी 60 डिग्री है। सिमिलरली अगर आपको फाइंड आउट करना है, अब यहाँ पे देखो इस कंडीशन में तो 180 फॉर्मूला रखो, इंटरनल बॉन्ड एंगल इक्वल टू 180 इंटू n-2
2/n, ये फॉर्मूला है। तो 180 इंटू इस रिंग में निकालना है मुझे इंटरनल बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, n यानी कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 - 2 हो जाएगा ये अपॉन 6। तो ये हो जाएगा 180 इंटू 6 - 2 करोगे तो 4 हो जाता है बाई 6। तो 6 3 जा 18 0 और 4 3 जा मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 120, राइट। 34 जा 120 होता है, तो यानी 120 डिग्री होगा ये। तो सिमिलरली हम लोग ऐसे डिग्री इंटरनल बॉन्ड एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही आप मुझे इसका, यह साइक्लोपेंटेन, इसका डिग्री फाइंड आउट करके बताना कि 108 डिग्री आ रहा है कि नहीं। इसी फॉर्मूला में रख के देखोगे, साइड यहाँ n की जगह 5 हो जाएगा क्योंकि 5 कार्बन था यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया आपका ओवरऑल कि हम लोग एंगल स्ट्रेन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरनल बॉन्ड एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो बेयर सर के अकॉर्डिंग इफ एंगल स्ट्रेन इज सपोज टू बी बेसिस, अगर एंगल स्ट्रेन को बेसिस मान के वो चल रहे थे जो, तो उनके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर ऑफ रिंग की स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी वो साइक्लोपेंटेन यानी 5 की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, देन 6, देन 4, देन 3। जैसा मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देखो यहाँ पे बता दिया था। यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ 1 मिनट, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे होता है सबसे कम एंगल स्ट्रेन था तो सबसे ज़्यादा स्टेबल साइक्लोपेंटेन हो गया। देन उसके बाद सबसे कम आपका एंगल स्ट्रेन इसका है साइक्लोहेक्सेन का, देन आपका इसका है साइक्लोब्यूटेन, फिर उसके बाद आपका साइक्लोप्रोपेन, राइट। तो वही आपका उनके अकॉर्डिंग ये हो गया ऑर्डर 5 6 4 3। लेकिन रियलिटी जब से मैं आपको पहले बता दिया होता है 6 5 4 3, ये ऑर्डर होता है, यानी सबसे ज़्यादा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। तो अब समस्या क्या आ गई यार, व्हाट्स द प्रॉब्लम, इनके थ्योरी में प्रॉब्लम क्या थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी यार कि बेयर सपोज्ड ऑल रिंग एज ए प्लेनर। ऐसे कैसे वो यार वो कर दिए, सभी वो रिंग को प्लेनर मान लिए। अब किसी भी साइक्लिक कंपाउंड को तुम प्लेनर कैसे मान सकते हो। अब देखो, अब उस समय वो मान लिए क्योंकि वो उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। आज के समय में इतना एडवांस हो गया है, हमारी जो साइंस हो गई है इतना एडवांस हो गई है, इतने टेक्निक्स डेवलप हो गए हैं कि हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। उस समय वो थ्योरी अपनी दे दी है, स्ट्रेन वगैरह बता दी, उतनी बड़ी बात है, राइट। तो प्लेनर, ठीक है, गलती हो जाती है सबसे। तो बेयर जो थे वो सपोज किए सभी रिंग को प्लेनर, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लोगे तुम, इसको तुम साइक्लोब्यूटेन है, इसको तुम स्क्वायर मान लोगे, इसको तुम नॉर्मल हेक्सागोन मान लोगे। मतलब मैथ वाला स्ट्रक्चर, जितने भी मैथ के स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके पॉलीगॉन होते हैं वो आपके 2D शेप के होते हैं, क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं, तभी ना आप उसको अपने पेज पे या कॉपी पे ड्रॉ कर लेते हो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस साइक्लोहेक्सेन को ड्रॉ करो तो आप इसको ड्रॉ नहीं कर पाओगे अपने कॉपी पे, क्यों, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर होता है इसका। एक इसका बोर्ड फॉर्म होता है, एक चेयर फॉर्म होता है, कन्फर्मेशन इसका, ठीक है। तो ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि मैथ में हम लोग इसलिए ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये 2D स्ट्रक्चर होता है, जबकि केमिस्ट्री में तो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर 3D होता है, राइट। इसीलिए वो 2D स्ट्रक्चर मान लिए सबका, यानी कि प्लेनर मान लिए। तब प्लेनर के अकॉर्डिंग तो उनकी थ्योरी सही है, लेकिन हालांकि प्लेनर मॉलिक्यूल होता नहीं है ये सब मॉलिक्यूल 3D स्ट्रक्चर है, इसीलिए इनकी थ्योरी गलत हो गई। तो जैसे मैं बताया साइक्लोहेक्सेन रिसेंबल करता है स्ट्रक्चर लाइक ये आपका चेयर एंड बोट की तरह। चेयर फॉर्म ये हो गया कैसे, ये ऐसे देखो, ऐसे कुछ ये चेयर फॉर्म हो गया, और बोट फॉर्म आपका ये ऐसे, ऐसा इसका 2 स्ट्रक्चर होता है। अब ये वाली जो चीज़ है कि 2 स्ट्रक्चर होता है, 3D फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यही आपके सैसे मोहर साहब जो आपके थे, सैसे मोहर सर, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे भाई। तो ये लोग यही थ्योरी बताए थे, ठीक है। देखो थोड़ा सा इसमें भी आपको आइडिया लग गया कि सैसे मोहर क्या बताए थे। वो बताए थे कि 2D नहीं, ये जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, ये आपका 3D स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है, जिसका कि ऐसा ऐसा शेप है, इसका ऐसा ऐसा कन्फर्मेशन है, ठीक है। जैसे बताएं साइक्लोपेंटेन का एक्चुअल में होता है आपका इन्वेलप शेप, और यहाँ पे साइक्लोपेंटेन को हम लोग ऐसा पेंटागन मान लिए 2D स्ट्रक्चर, तो गलत है यार, ठीक है। हेंस एंगल सपोज टू बी एक्चुअल बाय बेयर वाज नॉट एक्चुअल इन रियलिटी। इसीलिए जो एंगल जो बेयर सर सपोज किए थे कि एक्चुअल एंगल होना चाहिए, यहाँ पे देखो एक्चुअल एंगल, ये जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ना, ये एक्चुअल एंगल, ये एक्चुअल एंगल, इसको कट कर दिए 1 मिनट। ये देखो यहाँ पे जो ये एक्चुअल एंगल सपोज किए हैं यहाँ पे, तो एक्चुअल एंगल ये था ही नहीं एक्चुअल में, तब तो थ्योरी गलत ही हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल एंगल ये 2D ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग था, 3D ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग नहीं, इसलिए, ठीक है। तो वो एक्चुअल एंगल था ही नहीं, बट द प्रॉपर्टी ऑफ रिंग लाइक एंगल स्ट्रेन वाज करेक्ट। लेकिन हालांकि सब चीज़ नहीं थ्योरी में गलत थी, ये थ्योरी में सही चीज़ था कि आपका साइक्लोप्रोपेन बताएं सबसे कम स्टेबल है, तो सबसे कम स्टेबल होता है लीस्ट स्टेबल। और बताएं कि रिंग में एक स्ट्रेन नाम की चीज़ होती है, तनाव नाम की चीज़ होती है, तो बिल्कुल स्ट्रेन नाम की चीज़ होती है, तो ये भी पॉइंट उनका सही था। अब बात आती है कि साइक्लोप्रोपेन जो था वेरी अनस्टेबल क्यों है यार, सभी साइक्लोअल्केन्स में साइक्लोप्रोपेन क्यों इतना अनस्टेबल है। तो ये बात जो थी कि क्यों इतना अनस्टेबल है, ये आपका बता दिए थे कौन, कोल्सन एंड मॉफिट। ये जो साइंटिस्ट थे कोल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन में, यही ये बता दिए थे कि वेरी अनस्टेबल ये क्यों होता है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो मतलब ये भी थ्योरी आपकी कवर हो गई इनडायरेक्टली, अभी बात करेंगे हम लोग डिटेल में।
तो मतलब ये समझो कि साइक्लोहेक्सेन का एक्चुअल जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो बोट और चेयर में होता है, ये बताएं सेसे-मोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग, और कोल्सन एंड मॉफिट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो साइक्लोप्रोपेन है उसकी वो अनस्टेबिलिटी को बताते हैं कि वो क्यों इतना अनस्टेबल होता है, और उसका एक एक्चुअल फॉर्म बनाना फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, बनाना बॉन्ड बनाता है, ये वो रिलेटिवली स्टेबल होता है इन कंपेयर टू नॉर्मल जो आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के एक्सिस पे जो बॉन्ड बनता है उसके कंपेयर में। ठीक है, तो उसको अब बात करते हैं। तो देखो जो आपका ये नॉर्मल मैं आपको बताया sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, साइक्लोप्रोपेन है ये, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, मैं बताया इनके बीच का 60 डिग्री अगर एंगल है, तो अब ये क्योंकि आपका जो बॉन्ड होता है ये जो ओवरलैपिंग होती है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर एक्सिस पे अगर ओवरलैपिंग हो रही है ऐसा कुछ, तो ये देखोगे ये जो बॉन्ड एंगल है वो और कम हो जाता है, 60 डिग्री से भी कम हो जाता है ये बॉन्ड एंगल। ये जो फाई है 60 डिग्री से भी कम हो जाता है, इसलिए और ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो कम घट जाता है उसकी स्टेबिलिटी, तो अनस्टेबल हो जाता है। जबकि जो ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, जो एक्चुअल ओवरलैपिंग होती है रीहाइब्रिडाइजेशन होता है आपका। एक्चुअल ओवरलैपिंग में क्या होता है कि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे हो रहा था, इस देखो ट्रायंगल शेप के जो ये एक्सिस पे जो बॉन्ड पे हो रहा था वो ओवरलैपिंग, वो वहाँ पे ना होके ये यहाँ पे होता है, ऊपर एक्सिस के ऊपर होता है। ठीक है, ऐसा कुछ देखो ये दोनों जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे, इस एक्सिस पे नहीं कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, देखो यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है जो ऐसा बॉन्ड बन रहा है, देखो ये ऐसा कुछ, ये जो बॉन्ड बन रहा है आपको दिख रहा होगा कैसा शेप का है, ये बनाना शेप का है, कैसा बनाना लाइक स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो बनाना शेप टाइप का स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री बनाना शेप की है, इसलिए इसको हम लोग बनाना बॉन्ड या तो बेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, जो कि कोल्सन एंड मोफिट्स मॉडिफिकेशन में यही बताया गया कि बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड नाम की चीज़ होती है जो कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन को डिटरमाइन करती है या बताती है। ठीक है, और ये कॉमन सी बात है, ये ऐसा होता है तो इसके कारण होता क्या है आपका, अगर बनाना बॉन्ड बना मान लो तो होता क्या है यहाँ पे देखो, आपका जो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन पड़ रहा था, यहाँ पे 60 डिग्री से भी बॉन्ड कम हो रहा था, यहाँ पे ये 60 डिग्री तो था ही, बाकी ये थोड़ा थोड़ा एंगल और बढ़ गया क्योंकि इस लाइन से हट के अब बॉन्ड बन रहा है। कोई चीज़ मान लो यहाँ बॉन्ड बन रही है दो चीज़, तो एंगल कम होगा, और कोई चीज़ यहाँ से बॉन्ड बनने लगे तो एंगल बढ़ जाएगा, तो स्ट्रेन कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी रिंग की, इसलिए थोड़ा सा रिलेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू इस वाले के कंपेयर में, ये वाली चीज़ ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो कोल्सन एंड मोफिट्स मॉडिफिकेशन में क्या था कि मॉडिफाई बेयरस्टेन थ्योरी को किए टू शो द एक्चुअल पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, बेयरस्टेन थ्योरी को ही मॉडिफाई करके थोड़ा एक्चुअल कार्बन कार्बन बॉन्ड को ये बताएं कि कैसा होता है कार्बन कार्बन का बॉन्ड इन साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, विच समवॉट रिलीव द स्ट्रेन ऑन कार्बन कार्बन बॉन्ड, जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के जो स्ट्रेन को थोड़ा सा कम करता है, रिलीफ करता है। ठीक है, तो ये तो मान लो हो गई थियरीज। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो एग्जाम में कैसे लिखोगे, पॉइंट वाइज चाहिए आपको, तो उसके लिए मैं लिखा हूँ सिंपल सा, सब आपको पता हो गया, बस पढ़ना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो अब पॉस्टुलेट अगर आपसे पूछा जाएगा, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 10 मार्क्स में आपका पूछता है हमेशा, आइदर वो आपका AKTU रिलेटेड एग्जाम हो अफिलिएटेड कॉलेजेस में या मेन कैंपस पे, या तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ लाइक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, VBSPU, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हर जगह 8 मार्क्स 7 मार्क्स या तो फिर आपका 10 मार्क्स में ये सवाल हमेशा क्वेश्चन बनता है, खासकर इस यूनिट 5th से, और किसी टॉपिक में बने ना बने इस पर बनता है जरूर। ठीक है, कि बेयरस्टेन थ्योरी क्या होती है वो बताओ, लिमिटेशंस उसके बताओ। तो पॉस्टुलेट्स की बात करूँ कि बेयरस्टेन थ्योरी में क्या क्या पॉइंट दिया गया था, तो सबसे पहला पॉइंट, कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रल। सबसे पहली बात, कार्बन जो एटम होता है भाई वो टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, 4 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए टेट्राहेड्रल है। ठीक है, यानी टेट्रावैलेंट 4 बॉन्ड बनाता है, एंड इट ऑल 4 वैलेंसीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड 4 कॉर्नर ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन की तरह जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, ये चारों जो बॉन्ड है यहाँ पे वो यहाँ पे आपका डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे हम लोग उसको जोड़ते हैं और ये बनाते हैं एंगल इनके बीच का कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ऐसा कुछ होता है, क्योंकि देखो ऐसा 4 कार्बन हो गए यहाँ पे, और ये एक टेट्राहेड्रॉन टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, जो कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक, फिर देखो आर डायरेक्टेड टुवर्ड 4 कॉर्नर ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, दस एंगल बिटवीन एनी 2 बॉन्ड, किसी भी कार्बन कार्बन के बीच का जो 2 बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट, एंड द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस एन इंटरनल स्टेन इन द केस ऑफ डेविएशन फ्रॉम दिस वैल्यू। और कोई भी मॉलिक्यूल अगर इस डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट से अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है अगर डिग्री का वैल्यू, तो हमारा वो इंटरनल स्टेन कॉज करता है, जो कि स्टेबिलिटी को घटा देता है। ठीक है, यानी कि अगर एक्चुअल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, इससे कम होगा अगर एंगल या इससे ज़्यादा भी होगा तो आपकी स्टेबिलिटी को घटा देता है रिंग के। ठीक है, बस ये कहना चाहता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि द कार्बन एटम ऑफ साइक्लोएल्केन आर रिंग आर प्लेनर। कार्बन एटम, क्योंकि यार देखो मैं ये बेयरस्टेन थ्योरी की पोस्टुलेट की बात कर रहा हूँ, तो कॉमन सी बात है आपको मैं बताया वो बताएं कि जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं सब साइक्लोएल्केन के वो प्लेनर होते हैं।
तो वो बताएं सेकंड पॉइंट क्या है कि जो साइक्लो अल्केन है उनके जो कार्बन एटम्स है वो प्लेनर है, यानी कि 2 डायमेंशनल में। अब आपको ये पता है लिमिटेशन लिखोगे कि ये गलत है, ठीक है, लेकिन पॉस्टुलेट में क्या बताएं वो तो लिखना ही पड़ेगा। देयरफॉर द साइक्लोप्रोपेन रिंग इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बता दिए मैथ वाइज यार कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। साइक्लोब्यूटेन को बता दिए कि स्क्वायर है, और साइक्लो एल्केन नॉर्मल जितने भी साइक्लो एल्केन हो गए उनको बता दिए कि वो रेगुलर पॉलीगॉन है। और मतलब कि ओवरऑल मिला के ये 2D स्ट्रक्चर बात कर रहे थे कि वो 2D स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, जो कि गलत है यार। थर्ड पॉइंट है व्हेन ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट इनटू अ साइक्लिक कंपाउंड एज रियल द मॉलिक्यूल गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्टेन एंगल स्टेन विच डिपेंड ऑन डेविएशन ऑफ नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैल्यू। अब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई ओपन कंपाउंड है, जैसे मैं आपको बताया 3 कार्बन का कंपाउंड था ये प्रोपेन, अब इसको मुझे इस स्ट्रक्चर में लाना है, तो कॉमन सी बात है यहाँ पे बॉन्ड एंगल कार्बन के फ्री थे, मतलब फ्री मतलब काफ़ी स्पेस था, अच्छे से अपना स्पेस ऑक्यूपाई करके बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट बना रहे थे। अब आप उनको सर्कुलर फॉर्म में अगर ऐसे रिंग फॉर्म में अगर आप ऐसे अरेंज करोगे तो कॉमन सी बात है एंगल स्ट्रेंथ पड़ेगा, क्योंकि 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा। ये तो देखने से भी आपको पता चला 109 डिग्री नहीं यार, 90 डिग्री जब मैं कर रहा हूँ इतना होता है, तो 109 डिग्री तो इससे कहीं ज़्यादा होगा। तो ये आपका कॉमन सी बात है एक्यूट एंगल है, तो 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि 60 डिग्री करीब होगा, ठीक है। तो इसलिए एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो इसकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है। तो ये चीज़ बताया जा रहा है, ग्रेटर द डिविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल, जितना ज़्यादा डिविएशन होगा आपके एक्चुअल वैल्यू से जो बॉन्ड एंगल का, यानी 109 डिग्री 28 मिनट से, उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा, उतना ज़्यादा रिंग पे तनाव होगा, जो कि लेसर स्टेबिलिटी कॉज करेगा, उतना कम स्टेबिलिटी हो जाएगी, और जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी। केमिस्ट्री का एक देखो सिंपल सा फंडा बताता हूँ आपको, स्टेबिलिटी जितना कम, यानी कि जितना कम स्टेबल है उतना ज़्यादा रिएक्टिव। अब इसका क्या मतलब है, समझने का तरीका क्या है, मान लो अगर मैं एग्जाम्पल से बात करूँ, जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, तो अगर मुझे बात करना हुआ कि उसकी रिएक्टिविटी क्या है, जैसे छोटा बच्चा है तो देखोगे दौड़ेगा, खेलेगा, कूदेगा, परेशान करेगा सबको, तो काफ़ी वो रिएक्टिव होता है, काफ़ी मतलब परेशान करता है लोगों को, मतलब काफ़ी काफ़ी रिएक्टिव होता है, ठीक है। और उसकी स्टेबिलिटी की बात करूँ तो काफ़ी कम होता है वो स्टेबल, एक जगह कहीं अगर आप उसको बैठा दो छोटे बच्चे को तो बैठते तो है नहीं, वो भागते रहते हैं इधर उधर, कहेंगे मुझे बैठना ही नहीं, भागूंगा मैं इधर उधर, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, और रिएक्टिविटी हर काम वो करना चाहते हैं छोटे पे, कि मैं ये मान लो कोई आप टॉय खरीद के लाया, उसको तोड़ दूंगा, इसको बना दूंगा, तो रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड होते हैं हर चीज़ को लेकर। तो जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट, जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी, उतना कम स्टेबिलिटी। जैसे जैसे एज बढ़ता रहता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है, एडल्ट होते हैं, फिर एजड होते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एक्सपीरियंस वो बढ़ता रहता है, हमारी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती रहती है, एज के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी बढ़ती है, और हमारा जो रिएक्टिविटी होता है वो कम होता है। इसलिए एक एज पे जाने के बाद, 60 साल 70 साल जाने के बाद, आपका जो एक्साइटमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो कम हो जाता है, उसलिए आप उतना नहीं कर पाते हाउ इज़ द जोश हाई सर, जो आप मूवी वगैरह में देखते हो जो बात की जाती है, तो उतना नहीं रह जाता है, धीरे धीरे जोश कम हो जाता है, अलग अलग चीज़ों को लेकर एक्साइटमेंट ख़त्म सी हो जाती है। इसीलिए जो अपना जो चाइल्डहुड एज है, जो बचपन एज है, बचपना जो है, इन्जॉय करना हमेशा बेटर होता है, हमेशा इन्जॉय करिए, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, ये तो मान लो ज्ञान की बातें हो गई। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, मतलब मिला जुला के मैं इसलिए बताया कि जहाँ जहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ रिएक्टिविटी कम होगी, जहाँ जितना ज़्यादा रिएक्टिविटी, जितना वो हर काम करना चाहेगा उतना कम स्टेबिलिटी होगी, वो स्टेबल नहीं, एक जगह नहीं बैठेगा वो, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, 1/, होता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो अब इस लिमिटेशन बात करूँ तो सबको पता है लिमिटेशन ऑफ बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। मैं आपसे पूछता हूँ क्या, कि सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूँ पॉइंट क्या लिमिटेशन था, तो वो प्लेनर स्ट्रक्चर बता दिए सभी को, लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दिए साइक्लोप्रोपेन को, देन स्क्वायर बोल दिए साइक्लोब्यूटेन को, लाइक दैट। प्लेनर बोले तो गलत बात थी यार, प्लेनर था नहीं, 3D स्ट्रक्चर होते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है, प्लेनर मॉडल बताया साइक्लोएल्केन को। दूसरा पॉइंट था कि वो बताएं आपका जो ये जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है वो बताएं कि साइक्लोपेंटेन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर बोले साइक्लोहेक्सेन का होता है, फिर बोले साइक्लोब्यूटेन, फिर बोले साइक्लोप्रोपेन। लेकिन ये तो गलत था, एक्चुअल ये था यार, साइक्लोहेक्सेन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर साइक्लोपेंटेन, देन साइक्लोब्यूटेन, देन साइक्लोप्रोपेन, ये एक्चुअल था। तो सेकंड पॉइंट लिमिटेशन में ये आ गया कि एक्चुअल ये था, बताया ये हम लोग को स्टेबिलिटी। और थर्ड पॉइंट में था कि अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म विद मच डिफिकल्टी, हाउ एवर इट फॉर्म इजली। इनका थर्ड पॉइंट में ये लिखना है हम लोग को कि ये बता रहे थे कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है बहुत मुश्किल से बनता है, वेरी डिफिकल्ट होता है फॉर्म होना, लेकिन अगर एक्चुअल में देखते हैं हम लोग तो बहुत ईजिली बन जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। ये इनकी थर्ड लिमिटेशन थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोस्टुलेट एंड बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कोल्सन एंड मोफिट्स मॉडिफिकेशन थ्योरी, ये बी वाला पॉइंट हाईलाइट करता हूँ मैं इसको। तो बात करते हैं हम लोग कोल्सन एंड मोफिट्स मॉडिफिकेशन थ्योरी, जिसका कि दूसरा नाम है बेंट बॉन्ड थ्योरी या बनाना बॉन्ड थ्योरी। इसमें मैं आपको पहले ही थोड़ा सा बता दिया था, ठीक है, कि
ये आपका ये भी थ्योरी बताता है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन, और एक्चुअल में बात करें तो ये हम लोग को बताता है ये जो साइक्लोप्रोपेन होता है वो इतना अनस्टेबल क्यों होता है, और उसका रिलेटिव स्टेबिलिटी थोड़ा बताता है कि इसमें इंटरन्यूक्लियर जो एक्सिस पे ऐसे जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो नहीं होता है बॉन्ड ऐसा कुछ। ये बताते हैं कि ये बॉन्ड थोड़ा सा आपका ऐसे बाहर निकल के फॉर्म होता है एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर, ये बताते हैं जिसको हम लोग बनाना बॉन्ड या बेंट बॉन्ड कहते हैं, जो कि एंगल स्ट्रेन को कम करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। रिलेटिवली ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू दिस वन स्ट्रक्चर। ठीक, तो अब बात करते हैं ये थ्योरी क्या बोलती है। देखो ये कोल्सन एंड मोफिट्स दो साइंटिस्ट थे, वो दिए थे, इसका नाम बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड भी है। ठीक है, तो ये थ्योरी बोलता है ड्यू टू, पहले कॉमन समझो बात क्या है इस थ्योरी में, ड्यू टू ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन आपका ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है। द बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी 60 डिग्री। जैसा बताया इनका जो एक्सपेक्टेशन था बॉन्ड एंगल का वो 60 डिग्री था। सो इट इज़ वेरी लेस देन आइडियल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। कहाँ 109 डिग्री 28 मिनट sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये तो कार्बन यार sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, तीनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। है आपका 60 डिग्री, काफ़ी डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? करीब करीब 49 डिग्री 28 मिनट का डिफरेंस है। इतना ज़्यादा वेरिएशन है, इतना ज़्यादा डेविएशन, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेन, इतना ज़्यादा अनस्टेबल रिंग। ठीक है, तो बोला गया कि इट इज़ वेरी लेस देन आइडियल स्टेबल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट एज पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम्स। सो दिस कॉजेज स्ट्रेन इन द रिंग, जिसकी वजह से स्ट्रेन अराइज होता है रिंग में। सो कोल्सन एंड मोफिट्स सजेस्टेड दैट रीहाइब्रिडाइजेशन अकर। ये बताएं कि जैसे हम लोग ये बात करते हैं कि बनता है आपका जो बॉन्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, ऐसा होता नहीं है, उसको बताएं बनता है उसके बाद रीहाइब्रिडाइजेशन होता है, पुनः हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, यानी दोबारा इंटर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती हैं अकर इन साइक्लोप्रोपेन वेयर द कार्बन कार्बन बॉन्ड आर बेंट आउटवर्ड। वो बाहर निकल के बेंड करते हैं, जैसे मैं ये आपको बताया ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है, आउटवर्ड एंड एंगल बिकम 104 डिग्री 104 डिग्री। जो 60 डिग्री बना था वो अब 104 डिग्री यानी 104 डिग्री बनने लगा। 104 कुछ नहीं होता है, 104 होता है। ठीक है, तो 104 डिग्री अगर बनने लगेगा तो 109 डिग्री कहाँ था 28 मिनट, अब वहाँ 104 डिग्री बन रहा है, यानी कि 5 डिग्री 28 मिनट का ही गैप है। तो कम आपका हो गया डेविएशन, तो कम स्ट्रेन, तो ज़्यादा स्टेबल रिंग आपका। ठीक है, तो ये नहीं बता रहा है बात कि ये साइक्लोप्रोपेन ज़्यादा स्टेबल होता है, ये बता रहा है देखो थ्योरी कि इस कंपेयर में जो 60 डिग्री होता है इसके कंपेयर में बॉन्ड क्योंकि बाहर बनता है तो ये 104 डिग्री होने लगता है टोटल, यहाँ से ऐसे ऐसे कंडीशन में बॉन्ड एंगल, तो थोड़ा सा स्टेबल ये बढ़ जाता है रिंग का स्टेबिलिटी इन कंपेयर टू दिस वन साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो पहले वाला हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड था इस एक्सिस पे, इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं ये सब जो है, इस एक्सिस पे जो बन रहा था ओवरलैपिंग हो रहा था सिग्मा बॉन्ड का, उसके कंपेयर में ये वाला बनता है बेंट बॉन्ड, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू दिस वन स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि अगर एक बात कॉमन सी बात है, अगर ज़्यादा अनस्टेबल रिंग हो, इतनी ज़्यादा अगर अनस्टेबल रिंग अगर होता तो वो साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता हमारे केमिस्ट्री वर्ड में। ठीक है, हमारे इस वर्ड में साइक्लोप्रोपेन एग्जिस्ट नहीं करता, ये ब्रेक होकर हमें नॉर्मल एंड प्रोपेन या कोई भी कंपाउंड बना के स्ट्रक्चर मिलता है। क्योंकि अब एग्जिस्ट कर रहा है तो कॉमन सी बात है ये अपने आप को किसी न किसी ऐसे फॉर्म में अपने को एग्जीक्यूट कर रहा होगा जिससे कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ गई होगी और वो एग्जिस्ट कर पा रहा होगा नेचर में। ठीक है, हालांकि आपको बता दें साइक्लोप्रोपेन वगैरह ये सब गैसियस नेचर के होते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो 10 देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे थे हम लोग, कंसिक्वेंटली रिड्यूसेस द लेवल ऑफ रिंग स्ट्रेन 160 डिग्री हो जाता है तो, एंड दिस बॉन्ड आर कॉल्ड एज बेंट बॉन्ड आर बनाना बॉन्ड। दस कार्बन कार्बन बॉन्ड हैव मोर पी कैरेक्टर विथ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मोर एस कैरेक्टर। ठीक है, तो इसको लास्ट लाइन को हम लोग यहाँ पे समझते भी हैं, और जो मैं आपको बता रहा था इंटरन्यूक्लियर एक्सिस उसको भी देख लेते हैं। एक मिनट, देखो होता क्या है कि नॉर्मल अगर मैं बताऊँ ऐसा, अगर एक एक्सिस है तो नॉर्मल जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कैसे होता है, देखो ऐसा ऐसा फॉर्म होता है इस एक्सिस पे, इसको बोलते हैं शॉर्ट में लिखता हूँ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यहाँ पे लिखा हूँ आपके नोट्स के लिए। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ ना सिग्मा बॉन्ड, ये आपके इस एक्सिस पे बॉन्ड बनता है, और अगर और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग होता है, यानी कि एंड टू एंड ओवरलैपिंग होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। जबकि वहीं पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ तो पाई बॉन्ड आपका कुछ ऐसा फॉर्म होता है, देखो ऐसा स्ट्रक्चर कुछ, एक मिनट ये थोड़ा सा गलत हो गया, पाई बॉन्ड ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसा पाई बॉन्ड ऐसे कुछ फॉर्म होता है। ठीक है, ये कैसा बॉन्ड हो गया, देखो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गया, एक इन ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से आपका बनता है पाई बॉन्ड, और एक बनता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड। तो अब एक बात बताओ, कोई आपका हाथ ऐसे पकड़ा है मान लो ऐसे, तो ये इसको छुड़ाना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है या ब्रेक करना ज़्यादा ईजी या मुश्किल है कि इसको छुड़ाना, इसको तो आप जल्दी नहीं छुड़ा पाओगे, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, जबकि इसको अगर मैं ऐसे हाथ किया हूँ तो आप जल्दी इजीली मेरा हाथ ऐसे रिमूव कर दोगे, तो ये वीक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, ये सब लोग बोलते हैं साइड वाइज, ये एक ये इस साइड से ओवरलैप हो रहा है,
जबकि जो सिग्मा बॉन्ड है वो आपका एंड टू एंड, ये एंड बॉन्ड का आपके ऑर्बिटल्स का वो ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है सिग्मा बॉन्ड ये है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, इसे एक्सियल या एंड टू एंड ओवरलैपिंग बोलते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है, तो इसे बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है। जबकि पाई बॉन्ड की बात करूँ तो यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, देखो यहाँ पे दोनों साइड से साइड वाइज ओवरलैपिंग है, वीकर ओवरलैपिंग होती है, कमजोर होती है ये बॉन्ड, ठीक है। लेकिन जो बनाना बॉन्ड होता है उसमें क्या हो जाता है, बनाना बॉन्ड में ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था ना, इससे ये बॉन्ड थोड़ा सा ऐसा, एक मिनट, ये ऐसा बनता है। देखो ये अगर ये ऐसा है तो ये कुछ बॉन्ड ऐसा बनने लगता है। ऐसे कैसे, देखो फिर से बनाता हूँ, ऐसा ऐसा, इस न्यूक्लियर एक्सिस जो था इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इससे ऊपर बनने लगता है, ठीक है। जिसके कारण ये जो पी ऑर्बिटल होता है इसका कैरेक्टर बढ़ जाता है, थोड़ा पी ऑर्बिटल और बढ़ जाता है। नॉर्मल जो पी ऑर्बिटल होना चाहिए था यहाँ पे, वो कैरेक्टर आपका थोड़ा ऊपर बड़ा होने लग रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये एक्सिस पे ये जो चीज़ थी ये दोनों इक्वल थी, ये जितना था वही इतना भी था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, एक्सिस पे नहीं है तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। इसलिए पी कैरेक्टर बढ़ जाता है। जो आपका नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, यहाँ पे देखो एक बात बताता हूँ आपको, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर होता है 25%, p कैरेक्टर होता है 75%। कैसे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टोटल 100% है, तो sp3 यानी एक s 3 p जोड़ोगे तो 4 होता है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आता है, यानी कि 25% s कैरेक्टर होता है और 75% p कैरेक्टर होता है। जबकि बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड में आपका घट के ये हो जाता है 16% s कैरेक्टर और p कैरेक्टर हो जाता है कितना, 84, ऐड कर लो सही, 100 आ रहा है, 6 4 10 8 9 में, ठीक है। तो 84 डिग्री हो जाता है, यानी पी कैरेक्टर और बढ़ जाता है, ठीक है। वही चीज़ वहाँ पे लिखी गई थी। तो ये बेंट बॉन्ड हो गया, देखो बेंट बॉन्ड हो गया, या बनाना बॉन्ड बोलते हैं हम लोग, क्योंकि बनाना शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि इंटरमीडिएट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये एक इंटरमीडिएट बॉन्ड होता है बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उनके बीच का ये इंटरमीडिएट कहलाता है, ठीक है। हालांकि ये भी एक वीकर ओवरलैपिंग है, ऊपर से ओवरलैपिंग हो रही है, तो कहाँ से स्ट्रॉन्ग है तुम बताओ। यहाँ सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में जहाँ पे एंड टू एंड हो रही है वहाँ पे ऊपर हो रहा है, तो कॉमन सी बात है उससे तो वीक ही होगा। इसलिए उतना भी स्टेबल नहीं होता है कि एकदम कंपाउंड स्टेबल हो गया, ठीक है। इतना स्टेबल हो गया कि साइक्लोहेक्सेन कोई पीछे छोड़ दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो देखो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी आपको बताया था, जो ये देखो यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था एंड टू एंड ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल 60 डिग्री से भी कम हो जाता था, क्योंकि ऐसा था स्ट्रक्चर कुछ। तो रीहाइब्रिडाइज होके ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर बनने लगा एंगल, यहाँ पे देखो, जो कि ऐसे यहाँ पे भी होने लगा, तो ओवरलैपिंग होने लगी, जिसको हम लोग बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि बेंट हो गया थोड़ा सा बॉन्ड, जो ऑर्बिटल्स हो गए, और यहाँ पे टोटल अब स्ट्रेन जो कम हो गया, क्योंकि 104 डिग्री बनने लगा उनके बीच का एंगल। तो एंगल डेविएशन 104 डिग्री को जो माइनस कर लोगे 109 डिग्री 28 मिनट में, तो यहाँ 5 डिग्री 28 मिनट आ रहा है, यहाँ पे 49 डिग्री 28 मिनट था, तो रिलेटिवली ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन कम है। और बनाना बॉन्ड क्यों है, देखो यहाँ पे बनाना शेप का है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऐसा, एक मिनट रुक जाओ, ये देखो ये बनाना शेप का कुछ स्ट्रक्चर है ऐसा, इसलिए इसको हम लोग बनाना बॉन्ड कहते हैं। ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में ये देखो बनाना है ना, दिख रहा है, तो मैं इसमें क्या दिखाऊँ आपको, तो इसको हम लोग बनाना या बेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये हो गई आपकी मॉफिट्स एंड कोल्सन थ्योरी। हेंस लिस्ट एंगल डेविएशन फ्रॉम टेट्राहेड्रल वैल्यू रिजल्टेंट इनटू लेस स्ट्रेन एंड रिलेटिवली मोर स्टेबल देन प्रीवियस वन। तो जो आपका क्योंकि डेविएशन कम हो गया, अब 104 डिग्री हो गया, तो 5 डिग्री 28 मिनट का ही एंगल स्ट्रेन रहा, ठीक है। डेविएशन कम हो गया वैल्यू इन कंपेयर टू आपका ये 60 डिग्री, जब मान के 49 डिग्री 28 मिनट बताया जा रहा था, तो आपका रिंग जो है ज़्यादा स्टेबल हो गई, स्ट्रेन कम पड़ने लगा, वही बता रहे हैं कि ज़्यादा स्टेबल हो गया इन कंपेयर टू प्रीवियस वन, इसके कंपेयर में, ठीक है। देयरफॉर बेंट बॉन्ड इज लेसर स्ट्रॉन्गर इन कंपेयर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिग्मा बॉन्ड, जैसे मैं बता दिया, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे है भाई, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग है ये, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। जबकि वो आपका क्योंकि ऊपर बॉन्ड बन रहा है, एक्सिस पे नहीं बन रहा है, तो आपका थोड़ा वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। सो साइक्लोप्रोपेन इज मच मोर रिएक्टिव देन अल्केन आर अदर हायर रिंग सिस्टम। अल्केन से भी ज़्यादा और अदर इससे जो बड़े रिंग हैं कंपाउंड, उनसे ज़्यादा ये साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होता है मतलब कि लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट कोल्सन एंड मॉफिट्स मॉडिफिकेशन थ्योरी, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सैसे मोहर थ्योरी। सैसे एक अलग साइंटिस्ट थे, मोहर एक अलग साइंटिस्ट हैं। इनका थ्योरी को थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग भी बोला जाता है, कि जिसका कि क्या मतलब होता है कि ऐसा रिंग जो कि स्ट्रेनलेस हो, यानी कि उसमें स्ट्रेन ही ना हो। तो कॉमन सी बात है, बेयर बता रहे थे कि रिंग में स्ट्रेन होता है, बेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताने कि रिंग में स्ट्रेन नहीं होगा, ठीक है। तो उसी का ये भी मॉडिफिकेशन है, उसी थ्योरी को उठा के ये भी अपना कुछ उस पर पॉइंट्स रखे होंगे। तो ये बात करते हैं हम लोग इस थ्योरी में कि होता क्या है इस थ्योरी में, ठीक है। तो सैसे मोहर थ्योरी में क्या था, देखो कि जो आपके जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी थी, यहाँ पे लिखा है देखो, बेयर स्ट्रेन थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द
रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, यानी बेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग 6 मेंबर्ड रिंग तक के कंपाउंड की वो स्टेबिलिटी बता पाएँ। अब आपको अलग बात है कि आपको पता है मोर अप्रोप्रिएटली कि 5 मेंबर्ड रिंग को बताए थे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर कंपाउंड। वो इससे 6 कंपाउंड से जितने भी बड़े थे कंपाउंड, लाइक साइक्लोहेक्सेन तक तो होता नहीं है, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनिन, साइक्लोडेकेन, जितने भी ये सब कंपाउंड्स हैं ये कैसे स्टेबल हैं, उसकी ये स्टेबिलिटी को बेयर सर जो थे नहीं बता पाए। तो वो चीज़ें सैसे मोहर थ्योरी हम लोग को बताती है, और ये बात भी बताती है कि जो आपका साइक्लोहेक्सेन होता है वो 2D नहीं 3D स्ट्रक्चर होता है, जो कि 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसका कॉन्फर्मेशन या पकड़ शेप होता है, जो कि आपका एक होता है बोट स्ट्रक्चर, दूसरा होता है चेयर स्ट्रक्चर, जिसमें कि चेयर स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन बोट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं अगर आपको रिलेट करूँ बेयर स्ट्रेन थ्योरी से, फिर आपको थोड़ा सा और एक्यूरेट आइडिया लगने वाला है। देखो, अगर ये है, मान लो ये है आपका क्या, साइक्लोहेक्सेन, राइट। अब मैं साइक्लोहेप्टेन बनाता हूँ, 2 3 4 5 6 7, ये है आपका साइक्लोहेप्टेन, ठीक है। तो बेयर सर के अकॉर्डिंग था कि अगर एंगल स्ट्रेन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बिल्कुल 100% बात सही है। लेकिन एक चीज़ वो बोले थे कि डेविएशन जो है 109 डिग्री 28 मिनट से जितना ज़्यादा होगा उतना कम स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा उतना कम स्टेबल रिंग होगा। तो एक बात बताओ, अगर मुझे इसमें, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एंगल स्ट्रेन निकाल के बताओ और इंटरनल बॉन्ड एंगल निकालो, क्योंकि एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट माइनस ऑफ इंटरनल बॉन्ड एंगल, इसीलिए पहले इंटरनल बॉन्ड एंगल निकालोगे। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको प्रीवियस बताया था क्या, कि 180 इंटू n माइनस 2 बाई एन, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन। तो 180 इंटू नंबर ऑफ कार्बन साइक्लोहेप्टेन में होते हैं 7 माइनस 2 बाई 7, ठीक है। तो 180 इंटू 7 माइनस 2 हो गया 5 बाई 7। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो यार कैलकुलेट के पॉइंट में आएगा, चलो अच्छा कैलकुलेट करते हैं। तो 5 0 जो 0 हो गया, 5 8 40, 4 कैरी, 5 1 5 5 4 9, 900 बाई 7 ही आ रहा है। इसको डिवाइड करता हूँ तो 7 1 7, 8 9 2 हुआ, तो 7 2 14, देन 6, तो 7 8 56, 4 हुआ, 7 5 35 5, यानी 128.5 डिग्री करीब ये आपका इसका बॉन्ड एंगल होगा, इंटरनल बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, और इनका जो होना चाहिए एक्चुअल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, राइट, टेट्राहेड्रल एंगल के अकॉर्डिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो 128 डिग्री, एक 128.5 बोलो या 128 डिग्री मान लो, तो 128 डिग्री बॉन्ड एंगल है और 109 डिग्री में माइनस करता हूँ मैं, तो 9 9 ये हो गया 18, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ठीक है। तो ये हो गया 19 डिग्री 28 मिनट, मान के चलो 19 डिग्री 28 मिनट आपका ये आ रहा है आपका एंगल स्ट्रेन, ठीक है, जो कि टोटल है। तो उसका हाफ मैं करूँगा तो एक साइड का आएगा, तो टोटल लेके अगर मैं चलूँ तो 19.28 डिग्री आ रहा है, सॉरी 19 डिग्री 28 मिनट आ रहा है, 19.5 डिग्री भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 19 डिग्री 28 मिनट आ रहा है अगर, तो यार ये तो मतलब साइक्लोपेंटेन का जो था वो तो काफ़ी कम था, 1 पॉइंट समथिंग था, राइट। इसका आपका 19.28, उसका आपका 19 डिग्री 28 मिनट करीब आ रहा है। इससे साइक्लो जो हेक्सेन है बेसिकली उसका भी इससे कम था बल्कि एंगल स्ट्रेन। तो मतलब कि उनके अकॉर्डिंग, बेयर सर के अकॉर्डिंग, ये जो था वो यार सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होना चाहिए, मतलब इन कंपेयर टू इन दोनों के कम स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे रिंग का स्ट्रक्चर, रिंग की साइज बढ़ती जाती है, स्टेबिलिटी आपकी बढ़ती चली जाती है। मतलब कि जो स्टेबिलिटी होती है वो ऐसा कुछ होता है, देखो ऐसा, ये फिर ये साइक्लोहेप्टेन हो गया, देन साइक्लोऑक्टेन हो गया, ऐसा स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। लेकिन क्योंकि अब एंगल स्ट्रेन जो है यानी डेविएशन जो वैल्यू थी वो बढ़ने लगी, जैसे जैसे बढ़ाओगे एंगल बढ़ेगा, 109 डिग्री से वो प्लस में जाएगा एंगल, जो पहले कम हो रहा था अब वो बढ़ने लगेगा साइज धीरे धीरे रिंग का, तो 109 डिग्री 28 मिनट से भी ज़्यादा होने लगेगा, तो वो भी स्ट्रेन कॉज करेगा। स्ट्रेन होता ही या तो कंप्रेशन पे रिंग को कंप्रेस करो या तो उसको ओपन करो, एंगल नेसेसरी एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा, तो वो आपका स्ट्रेन कॉज करता है, ठीक है। तो बेयर सर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब तो ये कम स्टेबल होना चाहिए यार इन दोनों से भी, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ओवरऑल बात मिला जुला के है कि वहाँ पे भी इनकी थ्योरी फेल कर गई थी, ठीक है। तो ये लिखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ, देखो यहाँ पे देखो, इट फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर कंपाउंड, इसलिए हायर कंपाउंड की स्टेबिलिटी ये नहीं बता पाए थे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग उनकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगी थी, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो सिंस द वैलेंसी डेविएशन या एंगल स्ट्रेन ऑफ 7 8 मेंबर्ड रिंग इज सिग्निफिकेंटली हाई, जैसे मैं आपको बताया 19 डिग्री या 18 कितना था, 19 डिग्री 28 मिनट आने लगा ये, तो फिर एंगल डेविएशन बढ़ने लगा इनका, तो स्ट्रेन ज़्यादा होने लगा, तो कम स्टेबल होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। तो इसलिए क्योंकि धीरे धीरे बाकी और कंपाउंड में चलोगे तो इनका एंगल स्ट्रेन या डेविएशन वैल्यू बढ़ने लगेगी, तो अनस्टेबल बताने लगेगा कंपाउंड को, ठीक है।
बट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड इज सिमिलर टू साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोपेंटेन। लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल है उनसे, या तो उनके स्टेबिलिटी के बराबर ही होते हैं, उनसे कम नहीं स्टेबल होते हैं, इसलिए ये गलत बात वो बताए थे। हेंस स्टेबिलिटी ऑफ लार्जर रिंग एक्सप्लेनेशन फेल्ड बाई बेयर्स थ्योरी, इसलिए बेयर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ लार्जर रिंग वो नहीं बता पाए थे, अप टू 5 या 6 कार्बन तक बताए थे, ठीक है। So this was noticed by Sasse, who proposed that 6 or more membered ring are not planar but puckered। तो यही चीज़ नोटिस की है हमारे सैसे सर और प्रपोज किए हैं कि जो 6 मेंबर की जो आपकी रिंग होती है वो प्लेनर नहीं होती है, वो होती है आपकी पकड़ शेप की। पकड़ क्या होता है देखो, यानी कि कॉन्फर्मेशन होते हैं उनमें, कॉन्फर्मेशन। अब कॉन्फर्मेशन क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर से दूसरे 3D स्ट्रक्चर में रिजेंबल करते हैं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे ये मैं बताया कि ये आपका जो साइक्लोहेक्सेन है वो आपका चेयर स्ट्रक्चर होता है, ये कॉन्फॉर्मेशन इसका, और एक होता है बोट स्ट्रक्चर। तो बोट से चेयर, चेयर से बोट में ये कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है, जैसा इनको नीड पड़े स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो इसलिए वो पकड़ होते हैं, या तो बोलो कि अलग अलग स्ट्रक्चर होता है 3D में उनका, ये 2D स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। यही चीज़ नोटिस की है सैसे सर, वो बताएं। तो द कार्बन एटम लाई इन डिफरेंट प्लेन, वो बताएं कार्बन एटम डिफरेंट प्लेन में होती है। दस द नॉर्मल वैल्यू ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल इज रिटेन्ड एंड द रिंग बिकम स्ट्रेनलेस रिंग। अब इसका मतलब क्या है कि वो बोलें क्योंकि जो आपका, 1 मिनट में इरेज करता हूँ, काफ़ी अच्छी बातें लिखी गई, देखो लिखी क्या गई है, मैं लिखा हूँ। अब साइंटिस्ट थे, इतना अच्छी अच्छी थ्योरी देके गए हैं, तो क्या ही बोला जाए यार। देखो यहाँ बोला गया है कि कार्बन एटम लाई इन डिफरेंट प्लेन, दस द नॉर्मल वैल्यू ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल इज रिटेन्ड। वो बोले जहाँ पे एक जगह बेयर सर आपको बोल रहे थे कि ये 120 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये 2D एंगल होता है, वो आपका हेक्सागोन मान के इसको चल रहे थे, तो 2D बताए तो 120 डिग्री बता रहे थे, जिसके कारण प्रॉब्लम हुई, ठीक है। लेकिन ये क्या बता रहे हैं कि 2D नहीं 3D स्ट्रक्चर होता है, पकड़ होता है, जिसका 2 स्ट्रक्चर होता है आपका। एक ऐसा बोट फॉर्म होता है, देखो यहाँ पे नीचे में मेंशन किया हूँ, एक चेयर फॉर्म होता है, ठीक है, एक बोट फॉर्म होता है, एक चेयर फॉर्म होता है। 1 मिनट, एक ये बोट फॉर्म, एक चेयर फॉर्म। ये देखो बोट फॉर्म है, ये बोट कैसे, देखो नाव ऐसे आप यहाँ पे लेके चलाते हो वैसे नाव। ये चेयर कैसे, देखो यहाँ पे ऐसे बैठने के लिए होता है ना, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, तो एक ये चेयर हो गया। तो बोट और चेयर टाइप का 2 स्ट्रक्चर होता है जिसमें एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे जो ये 120 डिग्री है, जो कि 109 डिग्री से काफ़ी ज़्यादा है, डेविएशन है एंगल का, जिसके कारण स्ट्रेन हो रहा है और अनस्टेबल है उनके अकॉर्डिंग। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये अपने 109 डिग्री को मेंटेन करते हैं ये, क्योंकि ये आपके 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक प्लेन में नहीं है। मान लो कहीं कहीं स्ट्रेन पड़ रहा है तो अपने को एडजस्ट कर लेंगे, एक सामने एंगल बना के, एक पीछे एंगल बना के, एक साइड में बना के। तो ये 3D स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के बॉन्ड एंगल को मेंटेन करने के लिए वो अरेंज कर लेते हैं अपने स्ट्रक्चर को, स्टेबिलिटी को पाने के लिए, 109 डिग्री 28 मिनट को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए जो आपकी जो रिंग होती है उसमें कोई स्ट्रेन नहीं रह जाता है। जब वो अपनी मेंटेन कर ली बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, रिंग जब मेंटेन कर ली 109 डिग्री 28 मिनट को, तो उसमें स्ट्रेन कैसा रह गया, अपना स्ट्रेन कोई उसमें नहीं, क्योंकि एंगल डिविएशन 0 हो गया। तो स्ट्रेन नहीं है तो स्ट्रेनलेस रिंग हो गई, कोई उसमें तनाव नहीं है। तो इसीलिए हम लोग सैसे थ्योरी को या मोहर सैसे थ्योरी को थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग बोलते हैं, क्योंकि वो बता दिए साइक्लोहेक्सेन का 2 स्ट्रक्चर होता है, दोनों आपका पकड़ होता है, एक बोट एक आपका चेयर स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक दूसरे में रिसेंबल होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं, और अपने एंगल को वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए अपने एंगल 109 डिग्री 28 मिनट को मेंटेन किए रहते हैं, रिटेन करते हैं, और उसके वजह से कोई स्ट्रेन नहीं उसमें आता है, इसीलिए स्ट्रेनलेस रिंग हो जाती है, जिसे हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग बोलते हैं। खत्म यहाँ पे आपकी थ्योरी। वही चीज़ लिखा है, द 2 स्ट्रेनलेस, जो आपकी उनके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर थे मल्टीप्लेनर जो है, एक प्लेन में नहीं है, कॉमन सी बात है, 3 डायमेंशनल में है तो मल्टीप्लेनर हो गए। मल्टीप्लेनर यानी देखो ऐसा 3D टाइप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो यह पकड़ कन्फर्मेशन हो गए ऑफ साइक्लोहेक्सेन आर मोर स्टेबल चेयर एंड लेस स्टेबल बोर्ड। एक चेयर फॉर्म, एक बोर्ड फॉर्म, एक आपका ये जेड इसको बोलो या चेयर बोलो, ये बोर्ड फॉर्म, ये ज़्यादा स्टेबल है इन कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो इन 1918 हरमैन सैसे एंड मोहर सर आपके ये थ्योरी दिए थे 1918 में। होप करता हूँ कि आपको थ्योरीज ऑफ द स्टेनलेस रिंग रही हो, या तो कोल्सन एंड मॉफिट थ्योरी मॉडिफिकेशन थ्योरी रही हो, या तो फिर बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी रही हो, आपको समझ आया होगा। अगर यार समझ आया है, अगर आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अच्छे से तीनों थ्योरी समझ में आ गई है। अगर कोई भी अभी तक डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या डाउट है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यार, देखो 2 टॉपिक हो गया हमारा, इंट्रोडक्शन हो गया, रिलेटिव स्टेबिलिटी थ्योरीज हो गई, और अब बात करते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो जल्दी जल्दी देखते हैं यार। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन, शॉर्ट में MOP बोलते हैं इसको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि साइक्लोप्रोपेन को आप कैसे बनाओगे। तो पहला मेथड है क्या, फ्रॉम डाई हेलोजन कंपाउंड्स, डाई हेलाइड्स, ठीक है।
तो डाई हैलोजन कंपाउंड्स या डाई हैलाइड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 हैलोजन प्रेजेंट हो। 2 हैलोजन मतलब हैलोजन फैमिली होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है, एस्टाटीन ये होता है आपका। तो व्हेन डाई हैलोजन कंपाउंड आर ट्रीटेड विद सोडियम और जिंक इट गिव साइक्लोअल्केन। अब देखो यहाँ पे कोई भी डाई हैलोजन कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे देखो 2 ब्रोमीन है तो डाई हैलोजन कंपाउंड हो गया। इसका है ये देखो नाम क्या है, ये 1,3 डाई ब्रोमोप्रोपेन। कैसे? यहाँ पे देखो ऐसा CH2Br था ये, देन CH2 CH2Br, नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, फर्स्ट पे और थर्ड पे 2 ब्रोमीन लगा है तो 1,3 डाई ब्रोमो, और ये ओवरऑल हो गया आपका प्रोपेन। तो 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन को जब आप सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो 2Na और ये 2Br मिलके 2NaBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और बन जाएगा क्या ये CH2 CH2 CH2, यानी कि एक रिंग बन जाएगा। कैसे? देखो एक मिनट, देखो यहाँ पे जब ये इसके साथ बाहर निकल गया तो यहाँ पे ये एक बॉन्ड की कमी हो गई यहाँ से, तो ये बॉन्ड बना लेगा आपस में, तो ये हो जाएगा 2NaBr और ये साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। आपको इतना तो कॉमन सा आता होगा, ठीक है। और दूसरा है फ्रॉम कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट से कैसे बनाएंगे? देखो, व्हेन कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हीटेड सो साइक्लिक कीटोन इज फॉर्म, फर्दर दिस साइक्लिक कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लोअल्केन अंडर क्लीमेंसन रिडक्शन। कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे भी पता है। अब देखो रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नाम है कि कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या? पहले कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है COH ग्रुप, यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक 2 COH ग्रुप लगे हों, उसका सॉल्ट बनाना है आपको, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब मुझे अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैल्शियम सॉल्ट बनाना है तो सॉल्ट बनाने का तरीका क्या होता है? अगर सोडियम सॉल्ट बनाना है तो CONA कर देता हूँ, ऐसे कैल्शियम बनाना होगा तो मैं कैल्शियम कर दूंगा। तो क्योंकि कैल्शियम पे +2 वैलेंसी होती है, चार्ज होता है, तो CW ऐसे आपका इससे कैल्शियम से जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये CW- हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 हैं तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कैल्शियम के साथ जुड़ा है तो सॉल्ट हो गया, और ये आपका CH2 ये आपका कंपाउंड हो गया, ठीक है। ऐसा कंपाउंड लेना है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका जब हम लोग इसमें हीट देंगे, जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, CaCO3। यहाँ से CaCO3 निकालोगे, माइनस करता हूँ एक मिनट, देखो ये CaCO3 जब निकल जाएगा यहाँ से तो आपको दिख रहा है क्या बचेगा? CH2, ये अब इससे बॉन्ड बन जाएगा ये जो था C डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ बचेगा क्योंकि एक ऑक्सीजन बचा था। तो CH2 देखो यहाँ CH2 ये वाला हो गया, और ये C से डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम लोग साइक्लिक कीटोन बोलते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा जिसे हम लोग कीटोन ग्रुप बोलते हैं। अब यहाँ पे जिंक और Hg और HCl के प्रेजेंस में अगर हम लोग रिड्यूस कराते हैं, जिंक Hg को हम लोग जिंक एमलगम भी कहते हैं। देखो एमलगम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं, क्योंकि ये रिएजेंट होता है जिसके प्रेजेंट में रिडक्शन होता है, इसलिए क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। HCl और जिंक अमेलगम के प्रेजेंस में क्या होगा? जो आपको ये कीटोन था बेसिकली, जो साइक्लिक कीटोन बना है CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 ऐसा, अब ये क्या करेगा? इसको रिडक्शन करेगा, तो हाइड्रोजन रिडक्शन यानी क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में करता हूँ तो एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो H इस कार्बन को, इस ऑक्सीजन को, फिर एक और बॉन्ड ब्रेक होता है तो H ऐसे मिलेगा, ठीक है। 2 बॉन्ड तोड़ने में 2 मोल ऑफ H2 रिक्वायर हुए, यानी टोटल 4 हाइड्रोजन लगे, तो ये H2O निकल जाएगा और यहाँ से CH2 ये हो जाएगा, कार्बन को 2 हाइड्रोजन मिला तो CH2 बन गया ये, ठीक है। तो जिससे हम लोग साइक्लोपेंटेन फॉर्म कर लिए। तीसरा मेथड है फॉर्म करने का फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड। किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे बनाओगे? एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। एरोमेटिक कंपाउंड और बहुत अच्छे स्टेबिलिटी इनकी होती है क्योंकि रेजोनेंस इसमें होता है, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्योंकि रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी अच्छी होती है, तो इसको रिएक्ट करा के आपको नॉर्मल साइक्लो कंपाउंड में जनरल साइक्लोअल्केन मिलाना है, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देना होगा। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे एरोमेटिक कंपाउंड रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी डालनी होगी टू गिव साइक्लोअल्केन, ठीक है। तो बेंजीन में अगर 3 मोल ऑफ H2 डालता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट विथ हीट एंड प्रेशर, हाई हीट हाई प्रेशर निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 3 मोल ऑफ H2 ऐड करोगे। अब 3 मोल ऑफ H2 क्यों है? देखो यार, ये कॉमन सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं। 3 बॉन्ड था तो 3 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए H2 लगा, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक करोगे तो 2 H आपको देना पड़ता है, तो 3 मोल ऑफ H2 आपको देना पड़ा। और कैटलिस्ट निकल पैलेडियम प्लेटिनम जनरली होता है हाइड्रोजनेशन के केस में, तो आपका ये तीनों बॉन्ड ब्रेक होकर नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा ये, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दिखा भी देता हूँ आपको बना के, देखो एक मिनट, थोड़ा सा ब्लैक पहनता हूँ तब दिखेगा। देखो ये हो गया ऐसा कुछ, अगर यहाँ से H ब्रेक करता हूँ, यहाँ से H, यहाँ से H, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? ये देखो यहाँ पे इस कार्बन के पास सबके पास अब 2 H2 हो गया, तो ऐसा H, इसके पास भी H, मतलब ये ओवरऑल आपका क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन बन गया ऐसा, ठीक है। ये अब इतना आप समझ पा रहे होगा।
चौथा कैसे हम लोग प्रिपेयर कर पाएंगे, फ्रॉम एस्टर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम लोग डेकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एस्टर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका दूसरा नाम है डेकमैन रिएक्शन। अब देखो व्हेन एस्टर क्या होता है, COO R ग्रुप, ऐसा RCOO, ऐसा ये एस्टर ग्रुप है। तो व्हेन एस्टर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विथ सोडियम एंड फॉर्म बीटा कीटो ईस्टर, पहले सोडियम के साथ ट्रीट करोगे, बीटा कीटो ईस्टर बनेगा। देन 3 इसमें देखो पॉइंट होती हैं। सेकंड पॉइंट, बीटा कीटो ईस्टर ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे, यानी वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक करोगे, यानी कि एडिशन ऑफ H2O करोगे, गिव साइक्लिक कीटोन देगा। फिर अब साइक्लिक कीटोन अगर आप बना लिए तो वहाँ से क्लीमेंसन रिडक्शन जैसे पहले किए करके आप उसको नॉर्मल साइक्लोएल्केन में फॉर्म कर लोगे। तीसरा पॉइंट यही है, ठीक है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन करके साइक्लोएल्केन बना लिए, ठीक है। तो रिएक्शन की तरफ चलते हैं। देखो ये हो गया आपका, देखो क्या कंपाउंड का नाम था, एस्टर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो 2 COO ग्रुप है, तो COOH था, यहाँ पे भी COOH था, यहाँ से H को रिमूव करके यहाँ पे C2H5 ग्रुप लगाया, तो ये एस्टर हो गया, क्योंकि COOR ग्रुप होता है एस्टर, ठीक है। तो 2 क्योंकि ये COO ग्रुप लगा है तो ये डाई कार्बोक्सिलिक का हो गया, और एस्टर ग्रुप है ये COO ग्रुप, तो डाई एस्टर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ये कंपाउंड। प्लस इसमें सोडियम के प्रेजेंस में किया मैं, तो -C2H5OH, आपका इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बोल लो, वो रिलीज हुआ, निकला, तो आपका ये कंपाउंड बनेगा ऐसा कुछ, जिसको हम लोग बीटा कीटो एस्टर बोलते हैं। बीटा कीटो एस्टर क्यों, कीटो कंपाउंड देखो यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा है और यहाँ पे एस्टर ग्रुप लगा है, इसलिए बीटा कीटो एस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये कैसे बना यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे 1 मिनट, तो देखो कंपाउंड ये वाला पहले लेता हूँ मैं, एस्टर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CH2, इसको मैं डबल बॉन्ड O C2H5 लिख सकता हूँ, राइट, क्योंकि C डबल बॉन्ड O मतलब है C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये ऐसा था कंपाउंड, ये वाला देखो यहाँ पे। इसमें कैसे आया, सोडियम के प्रेजेंस में, देखो तो आपको C2H5OH निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है आप देखो यहाँ पे, ये C2H5O यहाँ से ले लो, C2H5O हो गया, और H लेने के लिए आप इसको यहाँ से ले लोगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लोगे, इसको मैं ऐसे H लिख भी सकता हूँ ऐसे ना, CH2 पहले भी था, CH2 ऐसे है तो इसको मैं तो CHH भी लिख सकता हूँ, राइट। तो यहाँ से H यहाँ से ले लो और C2H5O यहाँ से ले लो, इसको माइनस कर दो, तो अब जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, 1 मिनट, देखो यहाँ पे कंपाउंड क्या बना आपका, जो हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O, देन ये आपका CH2 CH, क्योंकि एक यहाँ से H निकल गया है तो CH हो गया, फिर ये C डबल बॉन्ड O जैसा था वो सब रिप्रेजेंट करो, फिर O C2H5, राइट। अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ से तुम निकाले हो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और इस कार्बन से ये C2H5O, तो अब इन दोनों कार्बन से एक एक वैलेंसी दोनों की खाली है, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि इसी पोजीशन से आप निकाले हो एटम्स को बेसिकली, ठीक है। तो इनका आपस में बॉन्ड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा ऐसा कुछ, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, देखो ये CH वाला ये बचा और ये कार्बन डबल बॉन्ड O से बॉन्ड बनेगा, तो C डबल बॉन्ड O और CH से बॉन्ड बन गया ऐसा। तो ये कंपाउंड जो बना है यही वाला कंपाउंड आपका यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे क्या किया गया देखो, यहाँ पे इसको मैं ओपन करके लिखा हूँ C डबल बॉन्ड O और O, और यहाँ पे डायरेक्ट C डबल O लिखा गया है, ठीक है। बाकी मिला लो, सब सेम कंपाउंड है, यही कंपाउंड यहाँ पे बना है, बीटा कीटो एस्टर। फिर इसमें क्या करना है आपको, H2O के प्रेजेंस में और HCl के प्रेजेंस में आपको मतलब बेसिकली हाइड्रोलिसिस करना है। तो हाइड्रोलिसिस होता है एडिशन ऑफ वाटर H+OH-, तो जब H+OH- करोगे तो होता क्या है, देखो यहाँ पे 1 मिनट, देखो तो H+ और OH- जब दोगे तो ये C2H5OH था, तो C2H5 के पास OH चला जाएगा और CW के पास H चला जाएगा, तो यहाँ पे CWH हो जाएगा और C2H5 फिर से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड फिर आपका ऐसा बचेगा कुछ। उसके बाद फिर माइनस ऑफ CO2 करेंगे, कैसे, हीट जब दोगे तो CO2 जो गैस है वो आपका रिलीज हो जाएगा हीट प्रोवाइड करने पे, तो CWH में से CWO निकल गया तो बचा H, यानी कि CH और ये HCH2 हो गया ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ऐसा कंपाउंड बन गया, फिर से भाई साइक्लिक कीटोन ग्रुप। तो अब आपका ये क्लेमेंसन रिडक्शन कर दोगे तो यहाँ से HH, यहाँ पे भी HH करोगे तो ये CH2 फिर से यहाँ पे हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस की H+OH- के प्रेजेंस में, तो यहाँ से C2H5 के पास OH चला गया, इसके पास H आ गया, तो ये CWH एसिड बन गया, ये C2H5OH निकल गया, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बना CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 CH C डबल बॉन्ड O OH, और ये इससे बॉन्ड था ऐसा, ये बन गया।
अब फर्दर हम लोग इसको हीट किए तो आपका माइनस ऑफ CO2 निकल जाता है, यहाँ से COO निकल जाएगा, तो बन जाएगा कुछ ऐसा CH2 C डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH, ये हो गया CH2, और यहाँ पे ये देखो C डबल बॉन्ड O निकला तो ये C डबल निकल गया, तो ये एक H बचा रहेगा, तो इसके पास ये H बचा है तो ये CH हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको आप CH2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये साइक्लिक कीटोन बन गया। आप क्लीमेंसन रिडक्शन करोगे तो यहाँ पे ये बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेके, तो HH बनेगा, ये H2 निकल जाएगा, यहाँ पे CH2 ऐड हो जाएगा, तो ओवरऑल आपका कंपाउंड बन जाएगा ऐसा साइक्लोपेंटेन। क्या बन गया? साइक्लोपेंटेन। देखो जैसा कि यहाँ पे बना है साइक्लोपेंटेन, राइट। पांचवा तरीका यार फ्रॉम अल्कीन, जिसका नाम है साइमोन्स स्मिथ रिएक्शन। व्हेन अल्कीन आर ट्रीटेड विथ CH2I2 मिथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर कैटालिस्ट, सो साइक्लोअल्केन फॉर्म। अब देखो यहाँ प्रोपीन में लिया, यह प्रोपीन क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो प्रोप 3 कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, तो इन CH2I2 यानी कि मिथाइलिन होता है, मैं बताया स्टार्टिंग में मिथाइलिन CH2 होता है, आयोडाइड I2 का जब जिंक कॉपर और ईथर के प्रेजेंस में हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है आपका, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ से CH2 ऐड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यही आपका कंपाउंड बनता है, सीधा सा बॉन्ड ब्रेक होकर CH2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो कंपाउंड बन जाएगा ये वाला चीज़, इसका नाम हो जाएगा, ये मिथाइल है और ये साइक्लोप्रोपेन, तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बन गया। और इतना होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और शॉर्ट में अगर मैं आपको एक और मेथड बता दूँ, छठवां मेथड, आपको डाइल एल्डर रिएक्शन याद होगा, आप POC फर्स्ट में ही पढ़े थे, सेकंड सेमेस्टर। उसमें हम लोग लेते क्या थे, या हमारा ऐसा लेते थे, देखो ऐसा था कुछ, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो हम लोग कैसे रिएक्शन कराते थे, इसको यहाँ पे बॉन्ड बनाते थे, इसको यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट करते थे, इसको यहाँ पे शिफ्ट करते थे, राइट। आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत है। ठीक है, ये मैं आपको बस बता दे रहा हूँ। तो ऐसा कंपाउंड बनता था साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, लेकिन हमको साइक्लोएल्केन बनाना था, तो हम लोग इसमें फिर H2 यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दोगे निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, टेम्परेचर कुछ लगेगा तो टेम्परेचर दे देंगे, तो ये आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ से आपका साइक्लोएल्केन यानी कि साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। तो ये हो गई आपकी रिएक्शंस डिफरेंट कि कैसे रिएक्शन से हम लोग साइक्लोएल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। अब लास्ट में बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। बस इन दोनों का ही हम लोग को केमिकल रिएक्शन पढ़ना है कि क्या क्या ये कंपाउंड बना सकते हैं। तो पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हेन साइक्लोएल्केन रिएक्ट विद Cl2 एंड Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट एंड गिव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। जब भी आपका इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होता है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन वगैरह होती हैं, एडिशन रिएक्शन भी होता है। तो होता क्या है, देखो कि जब आपका साइक्लोएल्केन जब रिएक्ट करता है, ये साइक्लोएल्केन हो गया, जब रिएक्ट करता है Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट के प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करता है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन करता है। कैसे, ये जो CH2 है इसको मैं CH भी लिख सकता हूँ, तो ये Cl को मैं Cl भी लिख सकता हूँ, तो ये HCl निकल जाता है और ये CHCl हो जाता है, इसमें लग जाता है ऐसा। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूट कर रहा है, एक हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन ऐड हो जा रहा है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। कैसा, अगर नहीं समझ आ रहा है देखो, CH मैं CH2 कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, ऐसा। साइक्लोप्रोपेन ये भी है, इसमें अगर मैं Cl यानी Cl2 ऐड करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट UV, ठीक है, तो ये HCl यहाँ से निकल जाता है और ये वाला Cl इसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक एलिमेंट एक एटम आ रहा है, दूसरा उसको मतलब पहला वाला सब्स्टिट्यूट कर रहा है, दूसरे को निकल के खुद ऐड हो जा रहा है, तो उससे सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपका कंपाउंड बनता है CH, ऊपर Cl हो गया, यहाँ CH2 ऐसा। इसको बोलते हैं क्या, क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन लगा तो क्लोरो, और साइक्लोप्रोपेन प्लस HCl आपका रिलीज हो गया। सिमिलरली ये साइक्लोएल्केन के लिए रिएक्शन, साइक्लोप्रोपेन के लिए रिएक्शन था। ये साइक्लोब्यूटेन में आपका यहाँ पे CH दिखा सकते हो, और इसको Br दिखाओगे जब, तो एक ये HBr निकाल देना और CHBr इससे अटैच हो जाएगा, तो यही कंपाउंड बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन प्लस HBr UV लाइट के प्रेजेंस में। दूसरा रिएक्शन है आपका रिंग ओपनिंग रिएक्शन। क्या है रिंग ओपनिंग रिएक्शन? अब इसमें क्या होता है, देखो रिंग ओपन हो जाता है, ब्रेक होता है, एडिशन ऑफ Cl2 एंड Br2। इसमें हम लोग क्लोरीन का और ब्रोमीन का एडिशन करते हैं, बेसिकली सब्स्टिट्यूट नहीं करते, कुछ निकलता नहीं है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विद Cl2 एंड Br2 इन डार्क। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, एडिशन रिएक्शन आपका डार्क में होता है, ठीक है, अंधेरे में होता है। तो विथ Cl2 एंड Br2 इन डार्क एंड CCl4 यूज्ड एज सॉल्वेंट, यानी कि Cl2 या Br2 लेके इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 डार्क में अगर आप रिएक्ट कराओगे साइक्लोप्रोपेन को अगर इसके साथ, तो एडिशन रिएक्शन शो करता है। ये एडिशन रिएक्शन क्या होगा, अगर ये CH2 कुछ ऐसा है तो ये Br2 इसमें ऐड हो जाएगा। Br कैसे ऐड होगा, देखो इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ, जब ये CH2 ये CH2 ऐसे था,
तो जब Br2 ऐड करेगा तो जब इसे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो CH2 के साथ एक Br आ जाएगा, इस CH2 के साथ Br आ जाएगा, तो CH2Br CH2 CH2Br बना कंपाउंड। क्या कंपाउंड बना है यहाँ पे देखो लिखता हूँ, CH2Br CH2 CH2Br, ये कंपाउंड बन गया आपका, ठीक है, जिसका नाम हो गया क्या 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन, जो कि आपको याद आ रहा होगा, हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़े थे आपका साइक्लोप्रोपेन को बनाने का तरीका, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और नोट एक चीज़ करो कि साइक्लोब्यूटेन एंड हाई मेंबर डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, ये जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं ये वाली स्पेसिफिक, ये आपका साइक्लोब्यूटेन नहीं देता। हम लोग को टॉपिक में सिलेबस में ये दोनों का रिएक्शन पढ़ना था, लेकिन ये तो रिएक्शन दे दिया, ये नहीं देता। और इससे बड़े जितने भी कंपाउंड होगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्टेन, साइक्लोपेंटेन, ये नहीं देता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड अगर मैं सेकंड अगर बात करूँ, एडिशन ऑफ HBr एंड HI, जब HBr और HI का एडिशन करता हूँ तो साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड HBr एंड HI गिव 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड 1 आयोडोप्रोपेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब CH2 यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH2, ऐसे ये साइक्लोप्रोपेन है, HBr ऐड करता हूँ तो सिमिलर सी बात है, इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ H यहाँ Br लग जाएगा, कॉमन सी बात है, तो CH2 ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2Br हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका नाम अगर आपको बोलना होगा तो क्या नाम बोलोगे, 1 2 3 1 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। ऐसे ही अगर HI से रिएक्ट करा रहे हो तो CH2 यहाँ पे अगर CH2 है बॉन्ड ब्रेक करके HI यहाँ दे दो, और तो ये CH3 हो जाएगा, ये CH2I हो जाएगा। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो CH2 CH3 CH2 CH2I हो गया, ये तो हो गया 1 2 3 नेमिंग करोगे तो 1 आयोडीन लगाया तो 1 आयोडोप्रोपेन हो गया इसका नाम, ठीक है। ये हो गया आपका एडिशन ऑफ HBr एंड HI। ये भी आपका साइक्लोब्यूटेन नहीं देता है, ओनली साइक्लोप्रोपेन देता है। सिमिलरली हायर मेंबर्स भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं थर्ड बात करूँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोब्यूटेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट। कॉमन सी बात है, बार बार आपको बता रहा हूँ, 3 कैटलिस्ट, निकिल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम, ये तीनों कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपका रिएक्ट करता है हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन एडिशन होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऐड हुआ, गिव प्रोपेन एंड ब्यूटेन अकॉर्डिंगली, उनके अकॉर्डिंग देता है रिएक्शन। जैसे ये था CH2 इसमें H2 अगर मैं ऐड किया निकिल के साथ, स्टार्टिंग में ही आपको मैं रिएक्शन दिखाया था प्रैक्टिकली मेथड में, स्टेबिलिटी थियरी में, तो आपको याद होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ से H इसको दे दोगे सीधे, H2 ब्रेक करेगा तो बॉन्ड को, तो CH3 बना, या तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं CH3 जो कि हो गया आपका नॉर्मल प्रोपेन। सिमिलरली ब्यूटेन में आपका H2 आके यहाँ को बॉन्ड ब्रेक करके HH देगा, ये CH3 हो गया, बाकी CH2 तो CH3 बनेगा, जिसका नाम एन ब्यूटेन है। देखो इसको मैं बताऊँ तो CH3 हो गया, CH2 देन CH3, तो 4 है कार्बन, ओपन है, तो नॉर्मल ब्यूटेन स्ट्रक्चर हो गया निकिल और 200 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये हो गया यार आपका साइक्लो अल्केन में साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन का केमिकल रिएक्शन। होप करता हूँ कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ डू कमेंट, और अगर यार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चैनल का नाम नर्चरिंग मेडिकोस सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए ओके।